स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के तीनों लॉज को डिस्कस करेंगे। न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि अगर कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगे, कोई बाहर की कोई फोर्स ना उसके ऊपर लगे, तब तक उस बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा। जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा। कहने का मतलब क्या है? जो जहां है, जैसा है, वो वैसा ही रहेगा। कब तक ऐसा रहेगा? जब तक उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल, बाहर की कोई फोर्स ना लगे। बात समझ पाते हो? यही न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये मैंने लिखा है, रेस्ट का रेस्ट में रहेगा, मोशन का मोशन में रहेगा, जब तक नेट फोर्स क्या है उसके ऊपर क्या है? इफ नेट फोर्स इज जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स अगर जीरो है तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, या फिर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। इतनी बात समझते हो? इतनी समझते हो तो आगे की बात समझते हैं। इफ नेट फोर्स इज नॉट जीरो, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है, मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो उस बॉडी का क्या होगा? स्टेट चेंज हो जाएगा। बॉडी का स्टेट चेंज होने का मतलब समझते हो? या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या उसका साइज या फिर शेप चेंज हो जाएगी। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो स्टेट ऑफ अ बॉडी चेंज, बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज होगी। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है, अगर जीरो है तो जैसा पहले है ऐसा ही रहेगा। ये बात समझ पा रहे हो? फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है पुश और पुल। या तो आप किसी चीज को पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या है? आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो। कहता है विच आइदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। मतलब क्या है? जरूरी नहीं है, मैंने अभी बताया फोर्स क्या होता है। जब पुश करते हो या पुल करते हो उसको फोर्स बोला जाता है। फोर्स अगर बॉडी पे लगती है तो बॉडी की स्टेट क्या होती है? चेंज होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप दीवार को पीटते रहो या जिस फ्लोर पे बैठे हो उस फ्लोर को कितना ही भी पीटते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। फोर्स तो लगा रहे हो ना। अरे दीवार को कितना ही भी आप पुश करो, दीवार हिलेगी क्या? समझ पा रहे हो? मतलब क्या है कि एक ऐसी फोर्स जिससे आप बॉडी की स्टेट को चेंज करना चाहते हो लेकिन चेंज नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आप फोर्स लगा रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है, वो फोर्स उतनी बड़ी नहीं है कि एक बॉडी के अंदर चेंज को ला सके। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, बात समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। बोलता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया टर्म आपने बहुत सुना होगा। इनर्शिया क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी एक बॉडी की जो क्या करे? चेंज को अपोज करे। मतलब जो जैसा है वैसा ही वो रहना पसंद करता है, मतलब किसी भी चेंज को वो एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो? दोबारा से समझो। एक ऐसी प्रॉपर्टी एक बॉडी की जो किसी भी चेंज को क्या करे? अपोज करे। जो जैसा है वो वैसा ही रहना पसंद करे, वो किसी भी चेंज को एक्सेप्ट ना करे। कोई भी चेंज उसकी स्टेट में अगर होता है तो वो क्या करे? उसको अपोज करे। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। बात समझ रहे हो? बात समझ पा रहे हो? इनर्शिया बोलते हैं। और क्या होता है? इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है? इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड होता है। जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना इनर्शिया होगा, जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना इनर्शिया होगा। इनर्शिया किस पे डिपेंड नहीं करता? ना साइज पे डिपेंड करता, ना शेप पे डिपेंड करता, ना किसी स्टेट पे डिपेंड करता। मतलब क्या है? जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। साइज, शेप और स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा। साइज का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। साइज का मतलब क्या है? इनर्शिया मास पे डिपेंड करेगा। इनर्शिया मास पे डिपेंड करेगा। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी मास के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। साइज पे डिपेंड नहीं करता। मैंने बोला ये 10 kg का है और ये 10 kg का है, तो दोनों का इनर्शिया क्या होगा? सेम होगा। ना ही ये शेप पे डिपेंड करता है, ना ही साइज पे डिपेंड करता है, ना ही स्टेट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से मोशन में है और ये क्या है? ये रेस्ट में है। ये क्या है? ये रेस्ट में है। तो दोनों बॉडी का इनर्शिया क्या होगा? दोनों बॉडीज का इनर्शिया क्या होगा? सेम होगा। समझ पा रहे हो? इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करती है। अगर मास सेम है, साइज, शेप
और स्टेट बोले तो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन अगर कर रहा है तो उसके स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा इनर्शिया क्या होगा कि अगर मास सेम है तो दोनों बॉडीज का इनर्शिया क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। समझ पा रहे हो? इनर्शिया कहता है कि जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा। किसी भी चेंज को अपोज करती है इनर्शिया प्रॉपर्टी। समझ पा रहे हो? किसी भी चेंज को क्या करेगी, वो अपोज करेगी। जो जहां है जैसा है वैसा ही रहना पसंद करता है। समझ पा रहे हो? तो फर्स्ट लॉ में हम इन्हीं सारी बातों को पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं। इनर्शिया 3 तरीके के होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कोई चीज रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना पसंद करेगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करना पसंद करती है, वो डायरेक्शन को चेंज करना पसंद नहीं करती। तीसरी बात इनर्शिया ऑफ मोशन, जो चीज मोशन में है वो रुकना पसंद नहीं करती, इसको इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो रेस्ट में है बॉडी वो रेस्ट पे रहना पसंद करेगी, जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडी वो उसी डायरेक्शन में मूव करना पसंद करेगी, वो नहीं चाहेगी बॉडी की उसकी डायरेक्शन चेंज हो, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या है, अगर बॉडी चल रही है तो बॉडी चलते रहना पसंद करेगी, बॉडी रुकना पसंद नहीं करेगी, इसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोला जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। किसकी होती है ये? दुनिया में हर एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। बात समझ पा रहे हो? दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं हर बॉडी की प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। उसका मतलब क्या है, जो बॉडी के अंदर होने वाले चेंज को क्या करेगी, अपोज करेगी। हर उस होने वाले बदलाव को बॉडी क्या करती है, अपोज करती है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इनर्शिया बोला जाता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी तो कहानी सिर्फ थ्योरी में पढ़ी है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके माइंड में 100% एक इमेज बन पाएगी कि व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। बस सडनली स्टॉप का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से आपको देखना है। ये बस है और ये इसमें पैसेंजर है, ठीक है। ये मोशन में है, ये किस में है, मोशन में है। ये किस में है, मोशन में है। ये मोशन में है तो पैसेंजर की बॉडी भी किसमें है, मोशन में है। तो जैसे ही स्टॉप हुआ, जैसे ही बस स्टॉप होती है तो पैसेंजर की बॉडी किसमें थी, पहले मोशन में थी। तो प्रॉपर्टी है बॉडी की, कोई चीज मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। अगर आप उसकी स्टेट को चेंज करना चाहोगे तो क्या होगा, जैसे ही आपने स्टेट को चेंज करना चाहा तो इनर्शिया क्या करता है, अपोज करता है। आप इसको रेस्ट पे लेके आना चाह रहे हो, तो इनर्शिया ऑफ अ बॉडी क्या करेगा, वो मोशन में जाने की कोशिश करेगा। इसीलिए पैसेंजर आगे को जाते हैं। जैसे ही ब्रेक लगते हैं पैसेंजर आगे इसलिए जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं वो एक मोशन को मेंटेन रखे, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन रखे। जैसे ही ब्रेक लगते हैं तो क्या होता है, वो ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स लगी, ब्रेक लगे तो फोर्स लगी, फोर्स ने क्या किया, बॉडी की स्टेट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यही तो न्यूटन ने बताया कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, अगर बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसकी स्टेट क्या होती है, चेंज हो जाती है। समझ पा रहे हो? इनर्शिया चेंज को अपोज करता है, लेकिन जो फोर्स आप लगा रहे हो अगर वो इतनी सफिशिएंट है कि स्टेट को चेंज कर सके तो डेफिनेट सी बात है बॉडी की स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे ही ब्रेक लगे मोशन से बॉडी किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन सा इनर्शिया लगेगा, बस सडनली स्टॉप्स। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। बॉडी मोशन में रहना चाहेगी लेकिन फोर्स लगी तो बॉडी रुकेगी और वो आगे की तरफ जाना चाहेगी। इसीलिए हम देखते हैं जैसे ही ब्रेक लगते हैं तो बॉडी क्या करती है, आगे को जाती है, पैसेंजर आगे को जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ गया, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर है बात? आगे, डस्ट पार्टिकल्स कम्स आउट फ्रॉम ब्लैंकेट व्हेन बीटन। इसका मतलब क्या है, आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, डस्ट पार्टिकल जब आप किसी चादर को झाड़ते हो या ब्लैंकेट को झाड़ते हो, जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स है वो इनर्शिया की वजह से उसी में रहना चाहते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो करते हैं, जहां पर है वहीं पे रहना पसंद करते हैं। क्योंकि आपने उसको एकदम जर्क किया, एकदम से झटका, तो उधर से क्या हुआ, ब्लैंकेट नीचे आ जाता है, डस्ट पार्टिकल्स वहीं पे एयर में रह जाते हैं। समझ पा रहे हो? तो ये क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। ठीक है, तो पर्सन जम्प्स आउट फ्रॉम अ मूविंग बस।
जब अगर कोई मूविंग बस है उसमें से कोई सडनली जंप करता है तो इसका मतलब क्या है, पहले वो किस में था, मोशन में था। अब जैसे ही पर्सन मूविंग बस से नीचे आएगा तो वो किस पे आएगा, वो रेस्ट में आना चाहेगा। किस पे आना चाहेगा, रेस्ट पे आना चाह रहा है, लेकिन वो पहले मोशन में था। तो जैसे ही सडनली जंप करता है तो जो पर्सन सडनली जंप करता है वो आगे को जाता है। आप कभी भी चलती हुई गाड़ी से कुछ भी चीज फेंकोगे, सडनली ऐसे ड्रॉप करोगे तो क्या देखोगे, वो कुछ देर तक उसी आपकी वेलोसिटी को, जो गाड़ी की वेलोसिटी थी उसको वो फॉलो करता है, वो एकदम से रेस्ट में नहीं आता है। आप चलती हुई गाड़ी से कोई भी चीज को अगर आप ड्रॉप करते हो तो एकदम से रेस्ट में नहीं आता है। वो क्या करता है, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को फॉलो करने की कोशिश करता है, जो कि होती है मोशन में। जो कि पहले मोशन में था तो जैसे ही सडनली जंप किया तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। जनरली देखा होगा एक्सीडेंट भी हो जाता है, अगर किसी को चलती हुई बस से उतरने का आइडिया नहीं है तो क्या करता है, वो गिर जाता है। पहले जब जैसे ही उतरता है तो उसको मोशन फॉलो करना चाहिए। अगर गिरने से बचना है तो एकदम थोड़ा सा पहले मोशन फॉलो करना चाहिए जैसे ही आदमी उतरता है बस से। अगर आप एकदम से जंप करोगे और खड़े रहने की कोशिश करोगे तो 100% गिरोगे। क्लियर है बात। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन का। जो चीज मोशन में है वो मोशन में ही रहना पसंद करती है। आप अगर नीचे उतर रहे हो तो आप भी क्या करोगे, आपकी पहली जो स्टेट थी मोशन की, आप उसी स्टेट को फॉलो करना आपकी बॉडी पसंद करेगी। क्लियर है बात समझ गए तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। टर्न्स वाइल सिटिंग इन अ कार। टर्न्स वाइल सिटिंग इन अ कार, आपने देखा होगा जब आप टर्न लेते हो, जैसे सपोज ये है, ये बॉडी है, ये सीधी ट्रेवल कर रही है, ये गाड़ी है, ये सीधी ट्रेवल कर रही है, और जैसे ये टर्न इस तरफ लेना चाहेगी तो आपकी बॉडी सीधी जा रही थी, आपकी बॉडी सीधी जा रही थी, तो आप जैसे ही टर्न लोगे तो आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में रहना पसंद करेगी। थोड़ा डायग्राम से समझ लो, डायग्राम से समझ लो। ये देखो ध्यान से, ये बस है, ये बस है, जैसे ही ये टर्न इस तरफ लेगी तो आपकी बॉडी क्या थी, इस डायरेक्शन में जा रही थी, इस डायरेक्शन में। जैसे ही आप इधर टर्न लोगे तो आपकी बॉडी कहां जाना पसंद करेगी, इस तरफ। इस तरह आपको लगेगा कि आप गाड़ी से बाहर की तरफ जा रहे हो, गाड़ी से बाहर की तरफ जा रहे हो। समझ पा रहे हो ना ये बात। आप सीधा जा रहे थे, जैसे ही आपने टर्न लिया तो बॉडी की स्टेट क्या है, बॉडी उसी डायरेक्शन में रहना पसंद करेगी। जिस डायरेक्शन में आप ट्रेवल कर रहे थे उसी डायरेक्शन में रहना पसंद करेगी। जैसे ही आपने डायरेक्शन चेंज करी, जैसे ही डायरेक्शन चेंज करी तो हम क्या फील करेंगे, हमें एक फोर्स फील होगी, हमारी बॉडी में एक फोर्स लगेगी, हमें लगेगा हम बाहर की तरफ गाड़ी से जा रहे हैं। समझ पा रहे हो। अगर इस डायरेक्शन में मूव करोगे, इधर लगोगे तो आपको एक इधर फोर्स लगेगी ना, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी कहां जाना चाह रही थी, इधर जाना चाह रही थी, ठीक है ना। जब आप इधर जाओगे तो आपको एक इधर फोर्स लगेगी, इधर फोर्स लगेगी। क्लियर है। तो डायरेक्शन को भी बॉडी चेंज करना नहीं चाहेगी, वो उसी डायरेक्शन में रहना पसंद करेगी जिसमें वो पहले थी। क्लियर है बात। तो इसको क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। शेक अ ब्रांच ऑफ एप्पल ट्री। आपने देखा होगा अगर एप्पल ट्री है, अगर आप उसकी ब्रांच को शेक करोगे तो क्या होगा, अरे एप्पल गिर जाएंगे। किसकी वजह से गिर जाएंगे, एप्पल रेस्ट पे रहना पसंद करेंगे। पहले रेस्ट पे थे, आपने क्या किया, अचानक उसे शेक कर दिया, तो एप्पल रेस्ट पे रहना पसंद करेंगे, तो आपने उसकी ब्रांच को क्या करा, हिलाया, तो इस वजह से क्या होता है, एप्पल टूट के गिर जाता है। समझ पा रहे हो। एप्पल क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, क्योंकि वो रेस्ट पे रहना पसंद करता है और आपने क्या कर दिया, एकदम से सडन मोशन कर दिया। ठीक है। बस सडनली स्टार्ट्स, आपने देखा होगा जैसे ही बस सडनली स्टार्ट करती है तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है, हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है तो रेस्ट पे रहना पसंद करती है। लेकिन बस सडनली स्टार्ट होगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी रेस्ट पे रहना पसंद करेगी, क्योंकि हमारे पैर और हमारी लोअर बॉडी बस के कांटेक्ट में होती है तो वो आगे चलती है। लेकिन जो हमारी अपर बॉडी होती है वो क्या होती है, वो कांटेक्ट में नहीं होती, तो वो अपर बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहना पसंद करती है, लोअर बॉडी आगे की तरफ चलती है। तो इस वजह से हमें एक पीछे को एक झटका लगता है, पीछे को एक जर्क लगता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जैसे ही बस चलती है तो बॉडी रेस्ट में रहना पसंद करती है, लेकिन रेस्ट में रहना पसंद करती है, क्योंकि बस मोशन में आ गई है तो बॉडी आपकी पीछे की तरफ जाती है। क्लियर है बात, इसलिए पीछे को एक झटका लगता है। तो ये सारे हमने एग्जांपल्स देखे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के। एग्जांपल्स जनरली पूछता है, ठीक है। और इनर्शिया को आपको ध्यान में रखना है, इनर्शिया क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या कहती है इनर्शिया की। ठीक है। इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, इनर्शिया साइज, शेप और स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। रेस्ट पे कोई बॉडी है 10 kg की, मोशन में कोई बॉडी है 10 kg की, दोनों का इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। यही सारी बातें हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ी, इन सबको आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ने बताया कि अगर फोर्स लगेगी तो स्टेट क्या होगा? चेंज हो जाएगा, या फिर जब तक फोर्स नहीं लगेगी तब तक स्टेट चेंज नहीं होगा। फर्स्ट लॉ ने ये बताया। सेकंड लॉ बताता है एक बॉडी का मोमेंटम चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के। एक बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। सेकेंड लॉ बताता है कि एक बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज होगा वो डिपेंड करेगा आपने फोर्स कितनी अप्लाइड की है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, मोमेंटम क्या होता है। ध्यान से पहले समझो इसको। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू में वेलोसिटी। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बोले तो उसकी डायरेक्शन होगी। वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। मोमेंटम का मतलब क्या है वो थोड़ा सा समझो। क्वांटिटी ऑफ अ मोशन मतलब कोई बॉडी मोशन में है तो उस मोशन की क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी मतलब कोई बॉडी मूविंग बॉडी है, उसका मास भी है, वेलोसिटी भी है। इस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? मोमेंटम बोला जाता है। मास इनटू में वेलोसिटी। क्लियर है बात? वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कहां होगी? टुवर्ड्स द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन है उधर ही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अभी हम आगे इसको देखेंगे। तो यहां पे देखिए मैं इसको लिखूंगा dmv/dt एफ नेट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आप समझते हो, डिफरेंशिएशन करना आता है। पहले एक बॉडी का दूसरे को कांस्टेंट, फिर दूसरी बॉडी का पहले को कांस्टेंट। चलो कर लेते हैं। क्या करेंगे? dm/dt v कांस्टेंट प्लस में m कांस्टेंट dv/dt इज इक्वल्स टू एफ नेट। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके? ये बात समझ में आ गई होगी। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है एक बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज होगा वो उसके प्रोपोर्शनल होगा। किसके? फोर्स के। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम हम एक्सपीरियंस करेंगे बॉडी में। ठीक है, इतनी बात समझ गई। एक फॉर्मूला ड्राइव हो क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। वेलोसिटी कांस्टेंट है, dm/dt मास चेंज हो रहा है, प्लस में मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, और इनको जब ऐड करते हैं तो क्या निकल के आता है? हमारा एक नेट फोर्स निकल के आता है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मैं पहला केस बोल देता हूं। इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास क्या है? बॉडी का कांस्टेंट है। अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है तो ध्यान से देखिए इक्वेशन क्या बनेगी। ये वाली इक्वेशन में मैं बोलता हूं मास कांस्टेंट है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास क्या होगा? अरे जीरो होगा। मास कांस्टेंट बोला गया है तो dm/dt क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा? m dv/dt। इफ मास कांस्टेंट इज m dv/dt इज इक्वल्स टू एफ नेट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इफ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा? v dm/dt इज इक्वल्स टू एफ नेट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्लियर है बात? ठीक है, इतनी बात समझते हो। अगर कुछ भी कांस्टेंट ना दे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर कुछ भी कांस्टेंट ना दे तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्लियर है बात समझते हो? तो आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है आपको थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए। क्वांटिटी ऑफ अ मोशन को डिफाइन करता है मोमेंटम। एक मोशन की क्वांटिटी को डिफाइन करता है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या है? मास इनटू में वेलोसिटी। एक अगर बॉडी का आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो उसका मास चाहिए और उसका वेलोसिटी चाहिए आपको। अगर दोनों ही चीजें आपके पास है, मोमेंटम को आप डिफाइन कर सकते हैं किसी भी बॉडी के। क्लियर है बात? तो मास इनटू में वेलोसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? मोमेंटम की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि उसकी एक स्पेसिफिक क्या है? डायरेक्शन है, स्पेसिफिक डायरेक्शन है। क्लियर है ना बात? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला 50 किलोमीटर आपको जाना है तो यू आर नॉट बाउंड टू फॉलो एनी डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो, लेकिन अगर मैंने आपसे बोला आपको स्पेसिफिकली दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए यू नीड अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम किससे निकालते हैं? उसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने वेक्टर में बताया हुआ है, आप जाके वेक्टर की वीडियो को देख सकते हो। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए यू नीड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन।
क्लियर है, बात समझ गए। डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगी? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में बॉडी का क्या होगा? मोमेंटम होगा। ठीक है, इतनी बात समझते हो। इसको फॉर्मूले से इस तरीके से लिखते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन है, ये 5 इसका मास है, 2 मीटर पर सेकेंड से ये इस डायरेक्शन में जा रही है बॉडी। एक और बॉडी है जिसका मास 2 kg है और वो 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में आ रही है। तो बताइए दोनों का मोमेंटम कितना होगा? आप सब जानते हैं दोनों का मोमेंटम कितना होगा। 5 × 2 10, 5 × 2 10 और इसका भी क्या होगा? 10 होगा। ऐसे होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, वेलोसिटी की इस डायरेक्शन को, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपने वेलोसिटी की इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो डेफिनेट सी बात है वेलोसिटी की ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव होगी। अगर ये प्लस का 10 है तो ये माइनस का 10 होगा। पी ए इज नॉट इक्वल टू पी बी, ये बात समझनी होगी आपको। पी ए इज नॉट इक्वल टू पी बी, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज नॉट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, ये बात समझनी होगी क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड वाइज क्या है? इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। ये बात आपको समझनी होगी। तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन मैटर करती है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो बात आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करिए आप। चेंज इन मोमेंटम निकालना है आपको। चेंज इन मोमेंटम, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होगा मैं बता देता हूं। मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, यही निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं। एक सरफेस को किसी बॉल ने हिट किया और हिट करने के बाद क्या देखा? बॉल रिबाउंड कर गई, बॉल वापस चली गई। वापस किस कंडीशन पे गई है? m मास के साथ आई थी तो m मास के साथ वापस चली गई। v वेलोसिटी से हिट किया था, v ही वेलोसिटी से वापस बॉल चली गई है। बात समझ पा रहे हो? जैसे आई थी वैसे ही चली गई है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कुछ भी लॉस नहीं हुआ है, उस सरफेस के ऊपर कुछ भी लॉस नहीं हुआ। ये बहुत बात की बात है। अभी थोड़ी सी बात समझिए। मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम, अभी सिर्फ मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो मोमेंटम क्या होगा? ध्यान से देखिए क्या होगा मोमेंटम। पहले फाइनल मोमेंटम क्या? अच्छा मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा था तो इसका मोमेंटम क्या हो गया? अरे mv हो गया। कोई दिक्कत नहीं। मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया और इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया। आपका मन करे आप इसको पॉजिटिव ले लेना और इसको नेगेटिव ले लेना, जैसा आप चाहो ऐसा कर सकते हो। बात समझ पा रहे हो? मैंने लेट कर लिया, इधर की डायरेक्शन सारी पॉजिटिव और इधर की डायरेक्शन सारी नेगेटिव। क्लियर है बात? क्लियर है बात? समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। इसका मोमेंटम mv हो गया, इसका मोमेंटम कितना होगा? माइनस ऑफ mv हो गया। अरे बात समझते हो? ये माइनस v है ना, माइनस v है। अगर उधर की डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर की डायरेक्शन माइनस v होगी। समझ पा रहे हो? चेंज इन मोमेंटम निकालना है मुझे। क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो फाइनल कितना? माइनस mv, माइनस का साइन, इनिशियल कितना? प्लस का mv। तो ये कितना आ गया? माइनस ऑफ 2mv। ये समझनी होगी। जीरो नहीं आएगा। कुछ बच्चे शायद जीरो भी निकाल सकते हैं, इसका जीरो नहीं आएगा। फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है, क्लियर है बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से लिखा जाता होगा, समझते होंगे। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है इस बार किसी एंगल पे आया था और किसी एंगल पे चला गया। जिस मास के साथ आया था उसी मास से जा रहा है, जिस वेलोसिटी से आया था उसी वेलोसिटी से जा रहा है। तो बताइए चेंज इन मोमेंटम। परेशान नहीं होना है। थीटा है तो क्या हुआ? थीटा का मतलब क्या है? आपको कंपोनेंट्स करने होंगे। क्या करने होंगे? कंपोनेंट्स करने होंगे। मैंने अभी बताया मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी एक वेक्टर क्वांटिटी थीटा पे होती है तो हम उसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं, उसके असर को। कंपोनेंट का मतलब क्या है? उसका असर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। उसका असर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में हम असर को ढूंढ लेते हैं। मतलब क्या है? ध्यान से समझो। ये थीटा तो ये भी थीटा, समझ पा रहे हो? ये थीटा तो ये भी थीटा, समझ पा रहे हो? ये थीटा तो ये भी थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? एम वी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे इस डायरेक्शन के अलोंग क्या होगा? mv होगा ना, mv होगा। तो इधर क्या होगा? थीटा पे क्या होगा? अलोंग थीटा क्या होगा? cos mv cos थीटा हो गया। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये वाला कंपोनेंट होगा mv
साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये mv था तो ये mv cos थीटा और ये mv साइन थीटा, इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसने वेक्टर पढ़ा है, जिसने वेक्टर पढ़ा है उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थीटा के अलोंग क्या होता है, थीटा है ना, इस वाली एक्सिस के अलोंग क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग क्या होगा, cos थीटा होगा ना, जानते हो। ये क्या होगा, वर्टिकल वाला क्या होगा, mv साइन थीटा होगा। इतनी बात समझे तो अब इसका हिसाब किताब कर दो। ये देखो ध्यान से, ये थीटा दिख रहा है आपको और ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये कितना है, ये mv है, ये mv है, दिख रहा है ना आपको, ये mv हुआ। तो इसके अलोंग इधर को क्या होगा, ये थीटा है, इसके साथ थीटा बना रहा है, इस एक्सिस के साथ ये थीटा बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, mv cos थीटा। अगर इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इधर की डायरेक्शन नेगेटिव लेनी पड़ेगी, पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये कितना हो गया, माइनस ऑफ mv cos थीटा। ये माइनस ऑफ mv cos थीटा हुआ तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, mv sin थीटा। कोई दिक्कत, अरे हम ये क्या कर रहे हैं, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट्स कर रहे हैं। कंपोनेंट्स करने का मतलब क्या है, आपको इसके अलोंग तो पता है mv है, आपको इसके अलोंग तो पता है mv है, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर बोले तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका असर कितना होगा। ये जो मोमेंटम थीटा के अलोंग लग रहा है, मोमेंटम जो थीटा डिग्री पे लग रहा है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मोमेंटम कितना होगा, उस क्वांटिटी का असर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितना होगा। इसलिए हमने कंपोनेंट्स निकाले। किसके कंपोनेंट निकाले, वेक्टर क्वांटिटी के। वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, मोमेंटम है, क्या है, मोमेंटम है। ठीक है, बात समझ गए होगे। ये भी आप सब जानते होगे कि वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली। दूसरा ही रूल मैंने बताया है वेक्टर में, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली। मतलब क्या है, मैं यहां ऐसे बना सकता हूं आपको थोड़ा सा, ठीक है, इसको मैं इधर ले आया ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा ना लगाना पड़े जब इसको हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो चलो कर लेते हैं कंपोनेंट्स को। अच्छा, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टली और एक परपेंडिकुलर वाला वर्टिकली। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट है। चलो मोमेंटम चेक कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ है। मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी है, अरे ये वाली एक्स एक्सिस वाली। ठीक है, समझ सकते हो। चलो चेंज निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल में चेंज निकाल लेते हैं। निकाल लो। फाइनल कितना हुआ, अरे फाइनल ये हुआ, इधर को आ रहा है देखो माइनस mv cos थीटा। अरे फाइनल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में माइनस mv cos थीटा, माइनस mv cos थीटा, माइनस में इनिशियल क्या था, mv cos थीटा, mv cos थीटा। तो कितना हो गया, माइनस ऑफ 2 mv cos थीटा। ठीक है, समझ पा रहे हो, माइनस ऑफ 2 mv cos थीटा। अब चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। अरे वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, पहले देखो। अब इसी तरीके से वर्टिकल में भी प्लस माइनस ले लो। सपोज लेट से नीचे की आपने प्लस ले ली, ऊपर की माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या ऊपर की प्लस ले लो, ऊपर की प्लस ले लो। ठीक है, ध्यान से देखो, ऊपर की आपने प्लस ले ली और नीचे की माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब देखो ध्यान से, फाइनल मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, फाइनल मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में mv sin थीटा। नीचे की डायरेक्शन आपने क्या ली है, पॉजिटिव ली है, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव ली है, माइनस ऑफ mv sin थीटा। इतनी बात समझ में आई। चलो माइनस में फाइनल माइनस इनिशियल क्या था, इनिशियल देखो, इनिशियल भी नीचे की तरफ था mv sin थीटा, इनिशियल भी नीचे की तरफ, फाइनल भी नीचे की तरफ। मतलब इनिशियल वाला भी किसके साथ होगा, नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो माइनस ऑफ mv sin थीटा, ये क्या निकल के आया, माइनस mv sin थीटा प्लस में mv sin थीटा निकल के आया 0। क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। समझ पा रहे हो, वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम 0 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम माइनस ऑफ 2 mv cos थीटा है, माइनस ऑफ 2 mv cos थीटा है। समझ गए, तो चेंज इन मोमेंटम निकाला है। मोमेंटम क्या है, एक क्वांटिटी है मोशन को डिफाइन करने की। ठीक है, बात समझे तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है आपको। क्या गिवन है, मोमेंटम गिवन है। पूछा गया है फोर्स, कब पूछा गया है फोर्स, जब टाइम 2 सेकेंड हो। आपसे फोर्स पूछा गया है कब,
टाइम 2 सेकंड के ऊपर मोमेंटम दिया हुआ है। फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन आप अच्छे से जानते हो। चेंज इन मोमेंटम, बॉडी में मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है ये कौन डिसाइड करेगा? फोर्स डिसाइड करेगा। सिर्फ और सिर्फ फोर्स डिसाइड करेगा कि बॉडी में मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो जितना मोमेंटम चेंज होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के। न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने यही पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो बात समझ में आती है? हमें मोमेंटम दिया है, तो मोमेंटम दिया है किसके साथ? हमें किस फंक्शन में मोमेंटम दिया है? टाइम के रिस्पेक्ट में हमें मोमेंटम बॉडी का दिया हुआ है। तो बस इसको क्या करना है, आप सब जानते हो कि फोर्स क्या होता है? dp बाय dt। कोई दिक्कत? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स बोला जाता है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? फोर्स ही निकालना है। तो गिवन मोमेंटम को आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसको डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो क्या आएगा यहां से निकल के? 3t प्लस में 10। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकल के आएगा? 2ta स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा? 2t हो जाएगा। तो क्या लिख दूं मैं इसको? 4t। 3t का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 होगा। 10 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत? ये हो गया F। आपसे पूछा है, फोर्स पूछी है आपसे एट टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड जब पुट करोगे तो फोर्स आ जाएगी 4 इंटू में प्लस में 3, 8 प्लस 3 11 न्यूटन इज द फोर्स। यूनिट अभी नहीं आपको लगानी है, ठीक है? इतनी बात समझे? इतनी बात समझे? तो फोर्स हमने यहाँ पे निकाल दिया है। फोर्स हमने निकाल दिया है 11 न्यूटन। कब हमने फोर्स निकाला है? एट टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हमने फोर्स निकाल दिया है। हमने कैसे किया? मोमेंटम को हमने डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। आप सब जानते हैं एक्सेलरेशन भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास। फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके एक ब्लॉक है, इसके ऊपर 2 फोर्सेज लगी हुई हैं। तो आप सब जानते हो जब 2 फोर्सेज लगी हुई हैं तो इसका कुछ नेट रिजल्ट होना चाहिए कि ये नेट रिजल्ट क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगी इस ब्लॉक के ऊपर? 4 से इसको इधर खींचा जा रहा है और 3 से ऊपर की तरफ इसको खींचा जा रहा है। आप सब जानते हो अकॉर्डिंग टू वेक्टर इसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे। वेक्टर अकॉर्डिंग टू वेक्टर हम इसका क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे। 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट इसी तरह निकलेगा, इसी तरीके से रिजल्टेंट निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ध्यान से देखो फोर्सेस किस तरीके से लगी हुई हैं। अगर मैं 4 को मैं इसकी डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करूं तो 4i कैप लिखूंगा। 3 को इसकी डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करूं तो 3j कैप लिखूंगा। 4i कैप प्लस में 3j कैप बाय नेट मास। नेट मास इज 1। तो यहां से हमारा एक्सेलरेशन का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आएगा? यहां से हमारा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आएगा 4 का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 16 प्लस 9 25 और ये 25, ये आ गया 5। तो एक्सेलरेशन हमारा यहां से आ गया 5। आप सब जानते हो कि रिजल्टेंट यहां पे होगा, नेट फोर्स का रिजल्टेंट यहां पे होगा। क्लियर है बात? ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। फोर्स को मैंने क्या लिख दिया? ये 2 फोर्सेस को मैंने क्या कर दिया? उसकी डायरेक्शन के साथ लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है बाय नेट मास। फिर क्या कर दिया? मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना था तो मैंने इसका क्या कर दिया? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो यहां से हमारा मैग्नीट्यूड आ गया 5। आगे बढ़ते हैं। 3 फोर्सेस लग रही हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास है 1 kg। फाइंड एक्सेलरेशन। 3 फोर्सेस लग रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास है 1 kg। फाइंड एक्सेलरेशन। आप सब जानते हो 3 फोर्सेस लग रही हैं तो तीनों का क्या कर लेते हैं? सम कर लेते हैं। तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। ठीक है, जब सम करोगे तो कितना निकल के आएगा? ये आ गया 4i कैप। ये कितना हो गया? 3 4 2 6 6j कैप। ये कितना आ गया? k से k कट गया। ये कितना आ गया? प्लस में 3k कैप। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। दिस इज द नेट फोर्स ऑन मास 1 kg। एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन आप सब जानते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है? F बाय m। m कितना है? 1। तो अगेन एक्सेलरेशन का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा इसका? अगेन 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? इसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बात क्लियर है?
तो फोर्सेस दी हुई हैं आपको, आपने उसको सम कर लिया, आपने नेट फोर्स निकाल लिया, नेट फोर्स आपके पास आ गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स आपने लिखा बाय नेट मास किया, उसके बाद आपने मैग्नीट्यूड निकालना चाहा, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता होगा, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा एक्सेलरेशन का। इतनी बात समझ में आती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ गन फायर्स बुलेट ऑफ मास 20 kg विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। इफ 20 बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकेंड, फाइंड एवरेज फोर्स बाय द बुलेट ऑन द गन। गन बुलेट का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। जब आप बुलेट को फायर करते हो गन से तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा वो आप समझिए। सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ गन बुलेट का कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज लेट से ये गन है, ये गन है, ठीक है, ये इसमें से बुलेट निकलती है, ठीक है, ये बुलेट निकली, ठीक है, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। तो 2-3 बातें समझ लेते हैं। लेट से बुलेट का मास m है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जब बुलेट रेस्ट पे है तो क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है क्योंकि बुलेट रेस्ट पे होता है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, लेट से मान लेते हैं ये v वेलोसिटी से फायर हुआ। बात समझ पा रहे हो? अरे जब बुलेट गन के अंदर थी तो वेलोसिटी क्या थी इसकी, 0 थी। वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, इसकी v हो गई है। पहले वेलोसिटी 0 थी, अब वेलोसिटी इसकी v हो गई है। किस वजह से वेलोसिटी बढ़ी है, कुछ ना कुछ तो फोर्स लगी होगी। किसने लगाई है, गन ने बुलेट के ऊपर फोर्स लगाई है, तभी उसकी वेलोसिटी बढ़ी है, तभी उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। आप सब जानते हो न्यूटन का कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ, जब तक फोर्स नहीं लगेगी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। फोर्स ही बॉडी के स्टेट को चेंज करती है, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो साइज हो, शेप हो, चाहे वो डायरेक्शन हो। ठीक है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर बुलेट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसके पीछे क्या रीजन है, गन ने बुलेट के ऊपर एक फोर्स लगाई है, उसी फोर्स की वजह से वेलोसिटी क्या हो रही है, बुलेट की चेंज हो रही है। इतनी बात समझते हो तो अब बात ध्यान से समझनी है। अब आगे की बात क्या है, अच्छा बुलेट के ऊपर कितनी फोर्स लगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है तो हम निकाल सकते हैं कि बुलेट पे फोर्स कितनी लगी। आप सब जानते हो अगर बुलेट पे लगने वाली फोर्स को आपको निकालना है तो बुलेट के मोमेंटम चेंज को आप निकाल लो। बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ होगा तो डेफिनेटली जितना मोमेंटम चेंज होगा उतनी ही फोर्स बुलेट के ऊपर लगी होगी। सब समझ पा रहे हो, जितना मोमेंटम बुलेट का चेंज हुआ है उतनी ही बुलेट के ऊपर फोर्स लगी है। किसने लगाई है, गन ने लगाई है। किसने लगाई है, गन ने लगाई है। तो चेक करते हैं फोर्स ऑन बुलेट क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। फोर्स ऑन अ बुलेट कैसे निकलेगा, चेंज इन मोमेंटम होगा। चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या है, इसका मास m है और पहले वेलोसिटी 0 है, फिर मास m है, वेलोसिटी कितनी है उसकी, v वेलोसिटी है। चलो चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं। कितना होगा, mv। वेलोसिटी कितनी होगी, पहले कितनी थी, पहले वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, फाइनल कितनी है, v है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस 0 बाय dt इज व्हाट, टाइम मान लेते हैं हम। कितने टाइम में वेलोसिटी उसकी चेंज होगी, t इज द टाइम इन विच वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0 टू v। वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0 टू v। t एक टाइम है जिसमें वेलोसिटी क्या होगी, उसकी चेंज होगी है। तो क्या होगा, या मोमेंटम उसका चेंज हो गया, ऐसे बोले मोमेंटम चेंज हो गया। ठीक है, तो t मैंने लिख दिया, तो क्या निकल के आया मेरे पास, mv/t। कोई दिक्कत। इतनी फोर्स बुलेट के ऊपर लगी, कितनी फोर्स बुलेट के लगी, इतनी फोर्स लगी। अगर एक बुलेट के ऊपर इतनी फोर्स लग रही है, अगर आपके पास n बुलेट है, फोर्स ऑन n बुलेट, तो कितना हो जाएगा, n mv/t। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक आपको।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे इतनी सी बात बताई है कि अगर बुलेट की पहले वेलोसिटी 0 थी और फायर होने के बाद उसकी वेलोसिटी अगर v होगी है तो वो किसकी वजह से हुई है? वो सिर्फ और सिर्फ गन ने एक फोर्स लगाई बुलेट के ऊपर, इसकी वजह से बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। मोमेंटम क्या हो गया? उसका चेंज हो गया। तो कितनी फोर्स बुलेट पे लगी उसका तरीका है बुलेट का चेंज इन मोमेंटम आप निकाल लो। बुलेट का अगर आपने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया तो आपके पास फोर्स आ जाएगी कि बुलेट के ऊपर कितनी फोर्स लगी। जितनी उसके ऊपर फोर्स लगेगी उतना ही उसका चेंज इन मोमेंटम होगा। चेंज इन मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू में वेलोसिटी। मास इज कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज हो रही है, डीवी बाई डी टी लिखा मैंने। टाइम क्या है? डी टी क्या है? एक टाइम, जिस टाइम में उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। तो फाइनल v माइनस 0, तो mv बाई टी आ गया मेरा फोर्स ऑन वन बुलेट। फोर्स ऑन वन बुलेट। अगर आपके पास n बुलेट है तो आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया फोर्स ऑन अ n बुलेट। बात समझते हो? अब दूसरी बात, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। अभी हम न्यूटन सेकंड लॉ को ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इसी की एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, जितने भी टाइप्स कर रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर ही हम डिस्कशन चल रहा है अभी। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस की वैरायटी बनती है न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। अब पॉइंट समझना है आपको। गन ने बुलेट के ऊपर एक फोर्स लगाई, समझ में आती है तुम्हारी बात? अब मैं आपसे पूछता हूं, जब आप बुलेट को फायर करते हो तो एक फोर्स गन के ऊपर भी लगती है, समझ पा रहे हो? जैसे ही आपने बुलेट को फायर किया तो एक फोर्स गन के ऊपर भी लगती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक फोर्स गन के ऊपर भी लगती है जो गन को पीछे की तरफ क्या करती है? पीछे की तरफ धकेलती है, पीछे की तरफ उसके ऊपर फोर्स लगाती है। इतनी बात समझते हो? इतनी बात समझते हो तो अब मैं आपसे पूछूं कि गन के ऊपर फोर्स कितनी होगी? गन के ऊपर फोर्स कितनी होगी? और गन के ऊपर फोर्स लगाएगा कौन? बुलेट लगाएगा। बुलेट के ऊपर गन लगाएगी और गन के ऊपर बुलेट लगाएगी। यही कॉन्सेप्ट है न्यूटन का थर्ड लॉ, जो हमें बताता है एक्शन और रिएक्शन। जितना एक्शन उतना रिएक्शन। समझनी होगी ये बात आपको, समझनी होगी। एक्शन और रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन, ये अगर एग्जाम्पल बोले तो न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। लेकिन जो फोर्स निकालने का जो तरीका है वो हमें न्यूटन के सेकंड लॉ में हमें मिलता है। फोर्स निकालने का तरीका हमें न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है। बोलता है चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, फोर्स अपने आप आपके सामने आएगी। आप बॉडी के अंदर चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, फोर्स अपने आप निकल जाएगी। तो आपने क्या किया? चेंज इन मोमेंटम निकाला, फोर्स अपने आप बुलेट के ऊपर आ गई। अब ध्यान से समझो, जितनी फोर्स बुलेट के ऊपर लगी उतनी ही फोर्स गन के ऊपर लगेगी। ये हमें न्यूटन का तीसरा लॉ बताता है। आप दीवार को अगर पंच करोगे या पुश करोगे या दीवार को मारोगे, बीट करोगे, तो जिस ताकत से, जिस फोर्स से आप दीवार को मारोगे उसी फोर्स, उतनी ही फोर्स आपके हाथ में भी लगेगी, उतनी ही फोर्स दीवार भी आपके हाथ पे लगाएगी। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप दीवार को जितना तेज मारोगे उतना ही तेज आपके हाथ पे भी लगेगी। समझ पा रहे हो इतनी बात? तो कहने का मतलब क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं, फोर्स ऑन गन। फोर्स ऑन गन कितना होगा फोर्स ऑन गन? मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा। मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा? सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। माइनस फोर्स ऑन बुलेट। अरे समझे इस बात को? समझ पाए? जितनी फोर्स गन पे लगेगी उतनी ही बुलेट पे लगेगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। ये फोर्स ऑन गन है और ये क्या है? फोर्स ऑन बुलेट है। ठीक है, समझ गए हो? ठीक है, समझ गए हो? आपको बुलेट की बस फोर्स निकालनी है। गन की पूछे तो माइनस साइन उसके साथ चिपका देना है और वही आंसर होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे तो जो बुलेट के ऊपर फोर्स है वही गन के ऊपर फोर्स होगी। समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट को? कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पा रहे हो? चल क्या रहा है ये समझ में आ रहा है आपकी? चल क्या रहा है? हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सेकंड लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सेकंड लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम फोर्स को निकालना सीख रहे हैं। फोर्स कैसे निकलता है? आप किसी भी बॉडी का चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर दो, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स आ जाएगी। किसी बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है ये कौन बताएगा? अरे उस पर जितनी फोर्स लगेगी उसका उतना मोमेंटम चेंज होगा। आप चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर दो, आपके पास फोर्स आ जाएगी। समझ पा रहे हो? चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फाइनल माइनस इनिशियल ही करना होता है। फाइनल माइनस इनिशियल ही करना होता है। जो चीज़ कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट ले लो, जो चीज़ चेंज हो रही है उसको फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, बाय टाइम कर दो। जितने टाइम में वो चीज़ चेंज हो रही है, लेट्स से टी टाइम में ये सारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो मैंने टी लिख दिया नीचे। क्लियर है बात? समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होगा। समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होगा तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या था हमारा, अ गन फायर्स बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। 20 ग्राम का एक बुलेट है, उसको गन क्या करती है, फायर करती है। तो ध्यान से लिखो, 20 लिखा मैंने, ठीक है। विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, समझ पा रहे हो। 100 मीटर पर सेकेंड क्या है, उसकी स्पीड दी हुई है। इफ 20 बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकेंड, एक सेकेंड में 20। तो अभी फॉर्मूला आया था ना आपके पास, क्या फॉर्मूला था, NmV/T, NmV/T। तो यही फॉर्मूला अब आप यहां लगा दो। क्या फॉर्मूला था, फोर्स ऑन अ बुलेट के ऊपर क्या फॉर्मूला था, फोर्स ऑन अ बुलेट के ऊपर क्या फॉर्मूला था, NmV/T। यही तो था, अरे यही तो था। आपको n दिया हुआ है 20, n दिया हुआ है 20, आपको दिया हुआ है 20 बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकेंड। एक सेकेंड में 20 बुलेट्स फायर हुए। कितने की स्पीड से गए, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उन्होंने ट्रेवल किया। तो मास कितना है, मास भी 20 है। ग्राम में है तो मैं इसको केजी में कर लेता हूँ, ठीक है। ग्राम में है तो इसको मैंने केजी में कर लिया। वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड है। अपने आप SI यूनिट गिवन है, स्पीड की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड है, गिवन है, इसको चेंज नहीं करना है। टाइम कितना हो गया आपका, 1 सेकेंड। टाइम कितना है, 1 सेकेंड। क्या होगा ये, 400 इंटू में 10 की पावर -3 इंटू में 100। तो ये कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा ये, 40 न्यूटन। कितना आ जाएगा ये, 40 न्यूटन आ जाएगा। अरे ये देखो ना, ये जीरो यहाँ चली जाएगी तो 10 की पावर -3 से ये कट गया, एक जीरो यहाँ से चली गई, तो कितना आया, 40 आया। कैलकुलेशन फिर भी आप देखते हो चलना, ठीक है। कैलकुलेशन फिर भी आप देखते हो चलना, ठीक है। बात समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। गन और फोर्स का परेशान नहीं होना है आपको। वो पूछे कि गन में कितना फोर्स लग रहा है, अच्छा क्या पूछा था, फाइंड एवरेज फोर्स बाय द बुलेट ऑन द गन। अरे ध्यान से समझो, ये तो किस पे है, बुलेट की फोर्स आई, ये तो किसकी आई, बुलेट की फोर्स आई। एवरेज फोर्स पूछ रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। एवरेज फोर्स पूछ रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो फाइंड एवरेज फोर्स बाय द बुलेट ऑन द गन, तो किसके बराबर होगी, फोर्स ऑन गन के ही बराबर होगी, फोर्स ऑन गन के ही बराबर होगी, ठीक है। फोर्स ऑन बुलेट किसके बराबर होगी, फोर्स ऑन गन के बराबर होगी। जितनी फोर्स बुलेट पे लगेगी उतनी ही फोर्स गन पे लगेगी। डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। समझ पाते हो इतनी बात, समझ पा रहे हो इतनी बात, तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m drop from height h, find applied force on the ground if particle rebounds up to same height and comes in rest after hitting the ground। क्वेश्चन समझ गए होगे आप। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्टिकल है मास m का, किसका, मास m का। वो एक h हाइट से आप उसको क्या करते हो, ड्रॉप करते हो। आप एक h हाइट से उस पार्टिकल को क्या करते हो, ड्रॉप करते हो। तो बोल रहा है कि फाइंड द अप्लाइड फोर्स ऑन द ग्राउंड। इस बात को सब समझ पा रहे हो क्या, जब पार्टिकल को आप छोड़ोगे, क्या वो पार्टिकल ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा। मुझे इतनी सी बात बता दो, आप दीवार को अगर मारोगे, क्या दीवार पे फोर्स नहीं लगेगी क्या। अरे वो अलग बात है, दीवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। दीवार को हिट करोगे, अगर आप हिट करते हो दीवार को, तो वो अलग बात है, दीवार का कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दीवार पे आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, दीवार पे 100% फोर्स लगेगी। वॉल के ऊपर एक फोर्स आप लगाओगे, जितनी फोर्स आप वॉल के ऊपर लगाओगे उतनी ही फोर्स वॉल आपके हाथों पे लगाएगी, उतनी ही फोर्स वॉल आपके हाथों के ऊपर लगाएगी। सेम कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अगर एक पार्टिकल को आप ड्रॉप करते हो तो वो पार्टिकल ग्राउंड को हिट करता है, मतलब ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स लगने वाली है, ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स लगने वाली है। ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगेगी, मतलब ग्राउंड भी पार्टिकल के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। समझ पा रहे हो, ग्राउंड भी पार्टिकल के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा तो पार्टिकल का मोमेंटम तो 100% चेंज होगा। पार्टिकल के ऊपर अगर फोर्स लगेगी तो उसका या तो स्पीड चेंज होगी, या डायरेक्शन चेंज होगी, या साइज या शेप चेंज होगा। समझ पा रहे हो, अगर किसी चीज के ऊपर फोर्स लगती है या तो स्पीड चेंज हो सकती है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या उसका साइज और शेप चेंज हो सकता है। बात समझ पा रहे हो। तो एक बात मुझे बताओ कि पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है, कुछ आपको ऑब्जर्व हो रहा है क्या, कैसे आपको पता चलेगा कि पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है। एक बात बताओ, बोला गया है अप टू सेम हाइट,
जैसे ही पार्टिकल ने ग्राउंड को हिट किया, पार्टिकल अप टू द सेम हाइट क्या करा उसने, रिबाउंड किया। पार्टिकल वापस से अपनी जहां से आपने छोड़ा था वहीं पर वापस पार्टिकल आ गया। एक बात बताओ, अगर पार्टिकल पे फोर्स लगी है, किसने लगाई है, ग्राउंड ने लगाई है। ग्राउंड ने फोर्स लगाई है, इसी वजह से तो पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हुई है। अरे बात समझ पा रहे हो? ये रहा पार्टिकल, ये रहा ग्राउंड, ये रही h हाइट। जैसे ही पार्टिकल यहाँ आया, वापस कैसे चला गया, वो वापस यहाँ चला गया। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हुई नहीं हुई? पहले इस डायरेक्शन पे आ रहा था, फिर वापस उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। ये डायरेक्शन किसने चेंज की? ये डायरेक्शन फोर्स ने चेंज की। फोर्स किसने लगाई? फोर्स ग्राउंड ने लगाई। कहानी समझ गए क्वेश्चन की? अभी तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। समझ गए कि ग्राउंड ने पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाई, वो फोर्स की वजह से पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था फोर्स क्या क्या काम करता है। फोर्स स्पीड चेंज करती है, फोर्स डायरेक्शन को चेंज करती है, फोर्स साइज और शेप को चेंज करती है। क्लियर है बात? समझ पा रहे हो? तो इस केस में ग्राउंड की फोर्स ने क्या किया? ग्राउंड की फोर्स ने पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। किसको चेंज कर दिया? डायरेक्शन को चेंज कर दिया। स्पीड उतनी ही रहेगी, स्पीड उतनी ही रहेगी। अगर स्पीड कम हो जाती, अगर स्पीड कम हो जाती तो क्या पॉसिबल था उसी हाइट तक जा पाना? पार्टिकल अपनी उसी हाइट तक पहुंच रहा है, इसका मतलब क्या है? ऑब्वियस बात है कि स्पीड उसकी चेंज नहीं हुई है। हमें क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए कि जिस स्पीड से उसने हिट किया था ग्राउंड को, उसी स्पीड के साथ वो पार्टिकल क्या हो गया, वापस चला गया। लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, वही आपको समझना है। तो आपको इतना ही निकालना है कि बताओ उस पार्टिकल ने ग्राउंड पे कितनी फोर्स लगाई। बताओ पार्टिकल ने ग्राउंड पे कितनी फोर्स लगाई। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपने फोर्स को पार्टिकल के ऊपर निकाल दिया, जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स आएगी वही फोर्स ग्राउंड पे लगेगी, लेकिन साइन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। साइन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। आपको करना क्या है क्वेश्चन में, आपको पार्टिकल का क्या निकालना है, पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम निकालना है। पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम निकालने पे आपको क्या समझ में आएगी कि पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स को आपने निकाल दिया। जितना मोमेंटम चेंज होगा किसका, पार्टिकल का, उतनी ही फोर्स लगेगी पार्टिकल पे। पार्टिकल की फोर्स आ गई, जितनी फोर्स पार्टिकल की आ गई, अरे उतनी ही फोर्स किस पे लगेगी, ग्राउंड पे लगेगी। समझ पा रहे हो? डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो बस इतनी ही कहानी करनी है, जल्दी से कर दो। क्या निकालना है, फोर्स ऑन ए पार्टिकल क्या होगा, अरे चेंज इन मोमेंटम बाय, चेंज इन मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा। बात समझ पा रहे हो? चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स। यही न्यूटन का सेकंड लॉ हमें बताता है कि आपको अगर किसी पार्टिकल, किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स निकालनी है, उसका चेंज इन मोमेंटम निकाल दो, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स आ जाएगी अपने आप। ठीक है, तो बस मोमेंटम निकाल दो पार्टिकल का। ध्यान से देखो, पहले भी मास m था, अब भी मास m ही रहेगा। कोई मास के बारे में हमें जानकारी नहीं दी हुई है, हमें वेलोसिटी समझनी चाहिए। जिस वेलोसिटी से हिट हुआ उसी वेलोसिटी से वापस जा रहा है। ये हिंट कैसे मिली, क्योंकि अप टू द सेम हाइट जा रहा है, तभी पॉसिबल है अगर वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, अब ध्यान से समझो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, डायरेक्शन तो बदल जाएगी ना। अरे पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे थी, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर होगी है। ये बात समझनी होगी तुम्हें। पीछे मैंने मोमेंटम वाले क्वेश्चन कराए थे, v वेलोसिटी से आता था, प्लस v लेते थे, जाता कैसे था, माइनस v से। अगर उस वाली डायरेक्शन आपने प्लस ले ली तो अपोजिट डायरेक्शन को आपको माइनस लेना पड़ेगा। लेट से मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं और ऊपर जाने वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेता हूं। आपका मन उल्टा करे तो आप उल्टा कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? अब एक क्वेश्चन आता है, अच्छा एक बात मुझे बताओ कि ये जो चेंज आ रहा है डायरेक्शन में, ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है, ये कब आ रहा है? जैसे ही वो स्ट्राइक कर रहा है। अरे हिट करने के बाद ही तो चेंज आया, अरे फोर्स लगने के बाद ही तो चेंज आएगा। समझ में आ रही है कहानी क्या चल रही है? जैसे ही फोर्स लगी तभी तो चेंज आएगा, तभी तो चेंज आएगा। जैसे ही फोर्स लगी तभी तो डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो वो जो चेंज आ रहा है वो कब आ रहा है? जस्ट हिटिंग की वजह से वो क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। जैसे ही ग्राउंड को हिट करेगा, एकदम से क्या आप देख रहे हो, चेंज देख रहे हो। किसमें? डायरेक्शन में। समझ पा रहे हो? तो आपको दिया हुआ भी है कांटेक्ट टाइम टी, मतलब जैसे ही टी टाइम के लिए वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आया, ग्राउंड के कांटेक्ट में आया टी टाइम के लिए, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही क्या लगा उस टाइम के टी टाइम के ड्यूरिंग क्या लगा, एक फोर्स लगी। ग्राउंड ने किसके ऊपर लगाई? पार्टिकल के ऊपर लगाई। समझ पा रहे हो? तो ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, जस्ट बिफोर हिटिंग और जस्ट आफ्टर हिटिंग की
वेलोसिटी को देख लो, अरे हिटिंग से पहले कितनी वेलोसिटी थी, हिटिंग के बाद कितनी वेलोसिटी है, वही दोनों आपको क्या दिखेगी, उसमें चेंज दिखेगा। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हुई तो मोमेंटम चेंज होगा। तो पहले देख लेते हैं हिटिंग से पहले वेलोसिटी क्या थी, जस्ट बिफोर हिटिंग वेलोसिटी क्या थी। आप सब जानते हो, काइनेमेटिक्स पढ़ के आए हो। अगर u क्या है, इनिशियल जीरो है, इनिशियल जीरो है तो फाइनल v सबको निकालना आता है। मैं निकाल देता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as से निकलता है। फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, v निकालना है, इनिशियल जीरो है, 2 लिखा, a इज व्हाट, a इज g। अरे a क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, g है यहाँ पे, s क्या है यहाँ पे, h इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है, h आ गया, तो मेरे पास v निकल के आ गया √2gh। कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। एक बात बताओ, वेलोसिटी क्या ले ली मैंने, इनिशियल कितनी आ गई, √2gh। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। वेलोसिटी आ गई √2gh जस्ट बिफोर हिटिंग। जैसे ही हिट करेगा वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। अरे दोबारा से सुन लो, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। मैग्नीट्यूड बदलता तो ये उतना नहीं जाता, मैग्नीट्यूड बदलता तो उतना नहीं जाता, जस्ट डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड यही रहेगा। v फाइनल कितना हो गया, -√2gh। कॉन्सेप्ट समझे। नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, ऊपर की डायरेक्शन क्या होगी, -√2gh। अब कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन बचा है। अब आप फोर्स निकाल दो यहाँ से। फोर्स कितनी आएगी, फोर्स चेंज इन मोमेंटम, मतलब m लिखा यहाँ पे, v फाइनल कितना हो गया, -√2gh फाइनल माइनस इनिशियल कितना था, √2gh बाय टाइम कितना था, t टाइम था। इसी t टाइम में सारा कारनामा हुआ। अरे इसी t टाइम में तो सब कुछ हुआ, इसी t टाइम में तो मोमेंटम क्या हुआ, बॉडी का चेंज हो गया। इसी t टाइम में तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हुई, चेंज होगी। इसी t टाइम में सब कुछ हुआ। समझ पा रहे हो, कांटेक्ट टाइम t दिया हुआ है, कांटेक्ट टाइम बॉल और ग्राउंड का जो कांटेक्ट टाइम है वो t दिया हुआ है। परेशान नहीं होना, इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आने वाला है। आंसर आ चुका है, तो क्या आंसर आएगा इसको कैसे करेंगे, -2m√2gh बाय t। दिस इज योर आंसर। दिख रहा है यहाँ पे आपको, -2m√2gh बाय t। ये क्या आ गया, फोर्स ऑन अ पार्टिकल आ गया। क्या आ गया, ये फोर्स ऑन अ पार्टिकल आ गया। आप सब जानते हो फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन सरफेस। अरे समझ पा रहे हो, फोर्स ऑन पार्टिकल का फोर्स निकाल लिया आपने। जितनी फोर्स पार्टिकल पे लगेगी उतनी ही फोर्स पार्टिकल सरफेस के ऊपर लगाएगा। जितना आप दीवार को मारोगे उतना ही दीवार आपके ऊपर फोर्स लगाएगी। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। जब आप दीवार को हिट करते हो तो आपके हाथ में लगती है ना, क्यों लगती है, वो लगना ही तो फोर्स है। अरे दीवार आपके हाथ पे फोर्स लगा रही है। अदरवाइज क्या होना चाहिए था, आप दीवार को बहुत तेज हिट कर रहे हो, आपको नहीं लगनी चाहिए थी। वो लग इस वजह से रही है क्योंकि दीवार भी तो आपको उतनी ही तेजी से हिट कर रही है। ठीक है, समझ गए तो कॉन्सेप्ट अच्छी बात है। न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन है देखा जाए तो, लेकिन कैलकुलेशन के लिए, फोर्स को निकालने के लिए हम न्यूटन का सेकंड लॉ करते हैं, क्योंकि बताता है न्यूटन, अगर कोई आपको फोर्स निकालनी है, किसी भी चीज पे लगने वाली फोर्स निकालनी है, उस पे चेंज इन मोमेंटम निकाल दो, उसका चेंज इन मोमेंटम निकाल दो, आपके पास फोर्स आ जाएगी। आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए अब तक। ठीक है, बन गई होगी। ठीक है, मैं समझता हूं पिक्चर बन गई होगी आपके माइंड में। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कम इन रेस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। बोल रहा है कि बॉडी रेस्ट में आ गई, जो पार्टिकल है आफ्टर हिटिंग क्या आ गई, रेस्ट में आ गई। वो एकदम से जैसे ही हिट किया वापस उसने बाउंस नहीं किया, वो जैसे ही हिट किया तो बस क्या आ गई, रेस्ट पे आ गई। तो बताना है कि उसने जब हिट किया तो ग्राउंड पे कितनी फोर्स लगी। अरे वही बात है, पार्टिकल पे लगी हुई फोर्स निकाल दो, जितनी पार्टिकल पे लगेगी उतनी ही ग्राउंड के ऊपर लगेगी। समझ पा रहे हो, जितनी पार्टिकल के ऊपर उतनी ही सरफेस के ऊपर। समझ गए तो इस क्वेश्चन को जल्दी से कर दो। ये रही बॉल और ये रहा ग्राउंड, ये रही बॉल, ये रहा ग्राउंड। ठीक है, समझ पाते हो। ये u क्या था, इसका 0 है। v कितना होगा आप सब जानते हो,
अरे v कितना होगा, कितने से हिट करेगी, कितने से हिट करेगी, पहले था कितने से हिट करेगी, जस्ट बिफोर हिटिंग √2gh, जस्ट बिफोर हिटिंग क्या थी, √2gh था, √2gh था, जस्ट आफ्टर हिटिंग, आफ्टर हिटिंग के बाद वेलोसिटी क्या होगी, अरे 0 होगी। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अरे ये ध्यान से समझना, हिटिंग के बाद ही तो हुआ है जो हुआ है, हिटिंग के बाद ही तो हुआ है, जैसे ही हिट करा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। पहले वेलोसिटी क्या थी, √2gh से वो नीचे आ रही थी, अरे √2gh से वो नीचे आ रही थी, जैसे ही हिट करा उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी, उसकी 0 होगी। और जैसे ही वेलोसिटी उसकी 0 हुई, हमें समझ में आनी चाहिए बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया, बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया तो इसका मतलब किसकी वजह से मोमेंटम चेंज हुआ, अरे बॉडी का मोमेंटम या बॉडी की वेलोसिटी किसकी वजह से चेंज हुई, सरफेस ने कुछ ऐसा किया, इस सरफेस ने कुछ ऐसा किया कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। उस सरफेस ने क्या किया, उस सरफेस ने एक फोर्स लगाई, उस सरफेस ने क्या लगाया, एक फोर्स लगाई, क्या लगाई, इस सरफेस ने इस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाई। और आप जानते हो फोर्स ही एक ऐसी चीज है जो डायरेक्शन, स्पीड, साइज और शेप को चेंज कर सकता है। समझ रहे हो, तो इस बार क्या होगी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, जिस डायरेक्शन से आया था उसको वापस नहीं भेजा, और उसने क्या करा, उसकी स्पीड को भी क्या कर दिया, 0 कर दिया। किसने किया, इस ग्राउंड ने किया। क्लियर है, समझ पा रहे हो, तो निकाल दो फोर्स, फोर्स ऑन अ पार्टिकल कितना होगा, फोर्स ऑन अ पार्टिकल कितना होगा, जितना चेंज इन मोमेंटम होगा, जितना चेंज इन मोमेंटम होगा उतना ही तो फोर्स होगा। अरे मोमेंटम कितना चेंज हुआ, निकाल दो, m कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, v फाइनल कितना था, 0 था, और इनिशियल क्या था, √2gh। कोई दिक्कत, किस टाइम में ये सब हुआ, वो है टाइम t। किस टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, वो टाइम ही t है। इसी t टाइम में, कांटेक्ट टाइम में मोमेंटम बॉडी का क्या हो गया, चेंज हो गया। बात समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। √2gh/t यही हुआ फोर्स ऑन अ पार्टिकल। जो फोर्स ऑन अ पार्टिकल होगा, अगर मैं बोलूं फोर्स ऑन अ सरफेस कितना हुआ तो कितना आएगा, प्लस में m √2gh/t। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स होगी माइनस साइन के साथ, वही फोर्स सरफेस के साथ होगी, वही फोर्स सरफेस के साथ होगी। क्लियर है, समझ गए हो, तो सिंपल कॉन्सेप्ट को समझना है। अरे इससे कंफ्यूज मत होना, इससे ये 0 थी, ये तो ऊपर से ड्रॉप किया तो किस वेलोसिटी, जस्ट बिफोर हिटिंग, अरे किस वेलोसिटी के साथ आ रही थी, जैसे ही हिट की तभी तो चेंज हुआ, अरे जैसे ही हिट किया तभी तो चेंज हुआ, इससे मत कंफ्यूज होना। ये वेलोसिटी तो इसलिए थी कि v इनिशियल निकालना था मेरे को, किस वेलोसिटी से उसने हिट किया, किस वेलोसिटी के साथ बॉडी आ रही थी, किस मोमेंटम के साथ बॉडी आ रही थी, जस्ट आफ्टर हिटिंग उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया, वो रेस्ट पे आ गया, वो रेस्ट पे आ गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, इतना आपको समझना है। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ हम कर रहे हैं। अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है जो भी बुक आप फॉलो करते हो। ठीक है, पहले एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस है वो लगाइए, फिर पीवाईक्यू लगाइए। इतना भी आप कर लोगे अच्छे से, लेकिन मल्टीपल टाइम्स करना है। जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो कितनी बार आपने प्रैक्टिस किया वही डिफरेंस क्रिएट करता है। एक बार दो बार तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं, लगभग सभी पढ़ते हैं, क्लासेस में सभी पढ़ते हैं ना। ठीक है, लेकिन उस चीज़ को आप कितनी बार आप घर पे पढ़ रहे हो वही डिफरेंस क्रिएट करेगा। सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, क्लासेस कितना ले रहे हो वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आप सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हो वही डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड फोर्स अप्लाइड ऑन सरफेस इफ सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग एंड परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। इस बार जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है। अरे समझ पा रहे हो, इस बार सरफेस क्या है, इस बार जो सरफेस है वो वर्टिकल सरफेस है, इस बार जो सरफेस है वो वर्टिकल सरफेस है, इस बार हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं है, इस बार वर्टिकल सरफेस है। इस वर्टिकल सरफेस पे एक पार्टिकल जा रहा है और उसको हिट कर रहा है, तो बताइए कितनी फोर्स लगेगी उस सरफेस के ऊपर, कितनी ताकत से वो पार्टिकल उस सरफेस को हिट करेगा, यही निकालना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जहां फोर्स पूछी जाए वहां चेंज इन मोमेंटम निकाल दो। आपको सरफेस पे लगने वाली फोर्स बतानी है तो परेशान नहीं होना है, आप पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स निकाल दो। पार्टिकल पे कितनी फोर्स लग रही है उतनी ही तो सरफेस पे लग रही है। सरफेस पे लगने वाली फोर्स को निकालने के लिए आप पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स निकाल दो। पार्टिकल पे कितनी फोर्स लग रही है, जितनी पार्टिकल पे लगेगी उतनी सरफेस पे लगेगी, डायरेक्शन ऑपोजिट। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का मतलब आप समझ पाते हो, और जैसे गया वैसे आ गया। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, जैसा गया वैसा आ गया, जिस थीटा पे गया उस थीटा पे वापस आ गया, जिस वेलोसिटी पे गया हिट किया उसी वेलोसिटी से वापस आ गया।
डायरेक्शन ऑपोजिट। ठीक है, समझ पा रहे हो? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी ना। देखो ध्यान से, देखो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलो ये गया, तो ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, ये ऐसे आ गया। कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। ये रहा m, ये रहा m, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रहा थीटा, ये रहा थीटा। ठीक है, आपको मैंने ये क्वेश्चन कराया था पहले। ठीक है, आप समझ गए थे किस तरीके से कंपोनेंट निकालने हैं। ये अगर मोमेंटम है, इस डायरेक्शन में मोमेंटम है, तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका असर हम दूसरी डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं, दूसरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने कल किया था। इस डायरेक्शन में कितना होगा, m u cos थीटा। इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना होगा, m u cos थीटा। इस डायरेक्शन में कितना होगा, m u साइन थीटा। कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है ना, बात समझते हो? तो ये m u cos थीटा, ये m u cos थीटा क्या है, अरे इधर क्या था, m u था मोमेंटम। इस डायरेक्शन में m u था, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा मोमेंटम का असर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में m u cos थीटा। वर्टिकल में कितना होगा, m u साइन थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे कर लो, इसी तरीके से यहाँ पे कर लो। ये थीटा तो ये भी थीटा होता है, आप सब जानते हो। ये थीटा तो ये भी थीटा होता है, समझते हो ना? अरे समझते हो ना, वरना आप ये लो, इसी को कर लो, ये लो, ये m u है, ये m u है, ये m u है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, m u cos थीटा। ये m u cos थीटा, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा, m u sin थीटा। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चाहे इसको यहाँ भी बना सकते हो, m u sin थीटा, और ये कितना हो गया, m u cos थीटा। क्लियर है बात क्लियर है। ये आपको समझ में आनी चाहिए कहानी। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड फोर्स अप्लाइड ऑन सरफेस इफ सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। मतलब हमें क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। किसके ऊपर निकालनी है, पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकाल दो, सरफेस के ऊपर अपने आप आ जाएगी। पार्टिकल के ऊपर फोर्स कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो। आपको निकालना है फोर्स ऑन ए पार्टिकल, मतलब जैसे ही फोर्स निकालनी है आपको निकालना पड़ेगा उस पार्टिकल का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। उस पार्टिकल का मोमेंटम dp/dt होगा। ठीक है, चलो निकालते हैं। m क्या है, उसका फिक्स है, सेम है, m तो m ही रहेगा। वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले मैं निकाल लेता हूं कि फोर्स हॉरिजॉन्टली कितनी लग रही है, फोर्स पार्टिकल पे हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में कितनी लग रही है, हॉरिजॉन्टल। ध्यान से समझना है आपको। फोर्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलग अलग निकालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मोमेंटम हॉरिजॉन्टल का अलग है, वर्टिकल का अलग है। क्योंकि मोमेंटम भी दो डायरेक्शन में लग रहा है, एक हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, तो आपको फोर्सेस भी निकालनी पड़ेगी। पार्टिकल पे लगने वाली फोर्सेस, हॉरिजॉन्टली कितनी फोर्स लग रही है पार्टिकल के ऊपर, वर्टिकली कितनी फोर्स लग रही है पार्टिकल के ऊपर। क्लियर है बात? तो आपने क्या निकाला, फोर्स निकाला पार्टिकल के ऊपर, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा तो मोमेंटम भी हॉरिजॉन्टल वाला लेना पड़ेगा। तो कितना होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से, यहाँ पे कितना होगा, m ले लिया आपने, तो वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी फाइनल कितनी है, ये वाली है, अरे ये वाली है फाइनल वेलोसिटी, अरे ये वाली है फाइनल वेलोसिटी। ये वाला अगर पॉजिटिव तो ये वाला नेगेटिव, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस m u cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर माइनस में इनिशियल m u cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टी टाइम। ठीक है, इतनी बात समझ गए तो मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। क्या आएगा यहाँ पे, अरे क्या आएगा यहाँ पे, अच्छा ये तो मोमेंटम ही है ना, तो ये वाला m हटा दो, मैंने डायरेक्ट मोमेंटम ही ले लिया ना। फाइनल मोमेंटम m u cos थीटा और इनिशियल मोमेंटम m u cos थीटा, डायरेक्शन इधर इसकी ये वाली डायरेक्शन, तो इसका क्या आ गया, -2 m u cos थीटा बाई टी। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल में, ये हो गया हॉरिजॉन्टली हो गया। ठीक है, इतनी बात समझते हो, ये हो गया हॉरिजॉन्टली हो गया। अब फोर्स ऑन पार्टिकल निकाल दो वर्टिकली कितना होगा, वर्टिकली आप सब जानते हो, वर्टिकली क्या होगा, ध्यान से देखो, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कहाँ था, ये वाला है mu, ये वाला है mu साइन थीटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल भी क्या है, mu साइन थीटा नीचे है, mu साइन थीटा नीचे है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स होगी वो कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स आ गई, वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स किसके ऊपर, पार्टिकल के ऊपर, वो कितनी आ गई, 0 आ गई। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, जैसा मोमेंटम पहले था, इनिशियली था, फाइनल भी उतना ही है। इसलिए फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल के ऊपर कितनी आ गई, 0 आ गई। कितनी आ गई, 0 आ गई। इतनी बात समझ पाए?
इतनी बात समझ पाए? ठीक है, ठीक है, बात इतनी समझ में आई। तो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल ली और वर्टिकल फोर्स निकाल ली, किसके ऊपर? पार्टिकल के ऊपर लगने वाली। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक बात बताओ, पार्टिकल पे लगने वाली हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल ली, वर्टिकल फोर्स निकाल ली, अरे नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा, ये आपको बात समझनी होगी। नेट फोर्स क्या होगा? ध्यान से देखो, यहाँ दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। चलो, नेट फोर्स क्या होगा? एफ नेट, एफ नेट ऑन किसके ऊपर? ऑन पार्टिकल के ऊपर। कितना होगा आप सब जानते हो। एफ नेट कैसे निकालते हैं? अरे दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हॉरिजॉन्टल पे लगने वाली फोर्स निकाल ली और वर्टिकल पे लगने वाली फोर्स निकाल ली, ये टी। ठीक है, इसके लिए आप टी क्या मान सकते हो? 1 सेकंड भी ले सकते हो। ठीक है, 1 सेकंड भी ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन नहीं था, इसमें मैंने मान लिया टी क्या है यहाँ पे 1 सेकंड दिया हुआ। ठीक है, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी अब। ठीक है, तो इतनी बात समझे। तो हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल लिया, वर्टिकल फोर्स निकाल लिया। अब क्या होगा? नेट फोर्स निकालनी पड़ेगी। नेट मतलब ये वाली फोर्सेस कैसे है? एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। नेट कहाँ होगा? कहीं ना कहीं बीच में होगा। और उसके लिए आप जानते हो फॉर्मूला है हमारे पास, एफ हॉरिजॉन्टली का स्क्वायर प्लस में एफ वर्टिकल का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास, एफ नेट निकालने का फॉर्मूला है। बस पुट कर दो। एफ हॉरिजॉन्टल कितनी आई थी? कितनी आई थी? -2mu cos थीटा का स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर। एफ वर्टिकल कितनी थी? 0। एफ वर्टिकल कितनी थी? 0। तो ये कितना निकल के आ गया? ये निकल के आ गया 2, ये स्क्वायर से ये कट गया तो कितना निकल के आ गया? -2mu cos थीटा। ये आ गया आपका एफ ऑन पार्टिकल। एफ ऑन पार्टिकल निकल के आ गया। एफ ऑन पार्टिकल जैसे ही निकल के आया तो एफ ऑन सरफेस कितना होगा? एफ ऑन सरफेस होगा माइनस ऑफ एफ ऑन पार्टिकल। ये आपको बात समझनी होगी। तो एफ ऑन सरफेस कितना आ गया? एफ ऑन सरफेस आ गया, सरफेस कितना आ गया? 2mu cos थीटा, 2mu cos थीटा। समझ में आ रही है कहानी आपको? कहानी समझ में आ रही है आपको? तो हमने क्या किया? एफ नेट निकाला। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का नेट क्या होगा? नेट निकालने का तरीका आपको समझना चाहिए। वेक्टर्स में हमने ये चीज़ें डिटेल में पढ़ी है, वहाँ पर वेक्टर को आप, वेक्टर की सीरीज़ को आप देख सकते हो, एक ही वीडियो है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। वहाँ पर मैंने बहुत ईजी तरीके से डिटेल में सारी चीज़ समझाई हुई है, किस तरीके से रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट होता क्या है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगा तो एफ ऑन पार्टिकल भी निकाल दिया और एफ ऑन सरफेस भी निकाल दिया। साइन ऑपोजिट होगा, बस मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है इफ परफेक्टली क्या हो? एब्जॉर्बिंग हो। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, ये पार्टिकल आया, ये पार्टिकल आया आपका, ये एम और वी से पार्टिकल आया। ठीक है, एम वी। ठीक है, इसका मोमेंटम हुआ एम वी, इस डायरेक्शन में। वही अगेन आप जानते हो कितना होगा? कितना होगा? एम वी कॉस थीटा, ये थीटा, ये थीटा। अब बोल रहा है परफेक्टली एब्जॉर्ब हो गया। जैसे ही यहाँ पे थीटा पे आया तो यहीं पे क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि पार्टिकल को, उसको सरफेस को हिट नहीं किया होगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सरफेस को हिट नहीं करेगा। सरफेस तो हिट होगा। सरफेस हिट होगा मतलब पार्टिकल भी हिट होगा। जितना फोर्स पार्टिकल सरफेस के ऊपर लगाएगा, सरफेस भी पार्टिकल के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने इनिशियल मोमेंटम के मैंने कंपोनेंट्स लिख दिए हैं। हॉरिजॉन्टल में mv cos थीटा और वर्टिकल में mv sin थीटा। जल्दी से हिसाब किताब कर देते हैं। फोर्स पहले निकाल लेते हैं। फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, किसके ऊपर? ऑन पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, पार्टिकल के ऊपर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? हॉरिजॉन्टली फोर्स क्या होगी? हॉरिजॉन्टली फोर्स क्या होगी? अरे मोमेंटम चेंज निकालना है आपको। मोमेंटम चेंज निकाल दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मोमेंटम चेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? इस बार 0 है। फाइनल मोमेंटम इज 0। वहीं पे जहां पे उसने हिट किया वहीं पे एब्जॉर्ब हो गया। तो फाइनल मोमेंटम इज 0। इनिशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा? -mv cos थीटा। बात समझ में आई? तो कितना आया? -mv cos थीटा। कोई दिक्कत? अब निकाल लेते हैं f किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, ऑन पार्टिकल। तो कितना होगा? 0। अगेन वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम कितना है? 0 है। फाइनल मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है। इनिशियल मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में कितना था? mv sin थीटा। समझ पा रहे हो? माइनस साइन किस लिए लेते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये भी कितना आ गया? -mv sin थीटा। एफ नेट निकालना आता है सबको। एफ नेट निकलता है एफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस में एफ वर्टिकल का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास? आपके पास निकल के आएगा
एम वी निकल के आएगा आपको, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करोगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो आपके पास जो निकल के आएगा वो एम वी निकल के आएगा, ठीक है। बाकी अब थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। एम वी निकल के आएगा जहाँ तक है, ठीक है। तो एफ नेट आ गया हमारा, किसके ऊपर आ गया ये आ गया पार्टिकल के ऊपर। तो एफ सरफेस के ऊपर आप जानते हो, एफ सरफेस के ऊपर क्या आएगा, माइनस ऑफ एम वी आएगा, माइनस ऑफ एम वी आएगा। मैंने शायद यू को मैंने वी कंसीडर कर लिया है, शायद मैंने यू को वी कंसीडर कर लिया है, ठीक है। पहले शायद यू था पहले, मैंने वी कंसीडर कर लिया, उससे परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। सरफेस के ऊपर क्या फोर्स लगेगी, माइनस ऑफ एम वी, माइनस ऑफ एम वी। ये किसके ऊपर फोर्स लग रही थी, ये पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही थी, एम वी। क्लियर है। मैंने टाइम यहाँ पे क्या लेट कर लिया, t इज 1 सेकेंड, t इज 1 सेकेंड, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना, ये देखो ना, चेंज इन मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम भी आता है ना, तो टाइम को मैंने 1 सेकेंड लेट कर लिया, ठीक है। 1 सेकेंड की कहानी है ये, ठीक है। समझ पा रहे हो, कर लोगे क्वेश्चन को कर लोगे आप, ठीक है। तो फोर्स ऑन पार्टिकल आ गया और फोर्स ऑन अ सरफेस आ गया। क्लियर है बात, फोर्स ऑन अ पार्टिकल आ गया और फोर्स ऑन अ सरफेस आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट टाइप है। पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है मास m का, मूव करता है स्पीड u से इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, ठीक है। एवरेज फोर्स निकालनी है आपको अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल। कब निकालनी है, जब वो 1/4 रोटेशन करे या जब हाफ रोटेशन करे। एक बात मुझे बताओ, ये है गोला, बोले तो सर्कल, ठीक है। समझ में आती है इतनी बात। जब पार्टिकल इसमें रोटेट करेगा, कोई एक पार्टिकल है वो इसके अंदर रोटेट कर रहा है, ठीक है। रोटेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अरे समझ पा रहे हो, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा तो वेलोसिटी चेंज होती है। यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और है, इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। वेलोसिटी चेंज होती हुई दिख रही है। वेलोसिटी चेंज कैसे होगी, वेलोसिटी चेंज अपने आप कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब पार्टिकल पे फोर्स लग रही है। अरे समझ पा रहे हो, फोर्स ही तो रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। समझ पा रहे हो, तो ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स की वजह से चेंज हो रही है, ठीक है। इतनी बात समझे। अब हमें निकालना है, वही निकालना है कि कितनी फोर्स लग रही है पार्टिकल के ऊपर, पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो निकाल दो पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है, 1/4 रोटेशन के लिए निकालना है। 1/4 रोटेशन का मतलब क्या है, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा, तो 1/4 रोटेशन का मतलब जब पार्टिकल यहाँ पे होगा। वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, u है इनिशियल, और ये होगी uf फाइनल होगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है मेरी, किस इंटरवल के लिए, 1/4 रोटेशन के लिए, ठीक है। इतनी बात समझते हो तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अगर फोर्स लगेगी तो फोर्स लगने का जो कितनी फोर्स लगेगी ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उस पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम आप निकाल दीजिए। उस पार्टिकल पे कितनी फोर्स लग रही है, इस बात को जानने के लिए आप उस पार्टिकल का मोमेंटम निकाल दीजिए। चेंज इन मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है पार्टिकल का, लेट्स से कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, dp/dt लिखेंगे। मास कितना है, m है। v चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी लिख सकते हैं। टाइम के लिए मैंने टी टाइम लिख दिया, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको फिर कैसे लिखेंगे फर्दर, डेल्टा वी को क्या लिखा मैंने, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, आप ध्यान से देखो, इसको फर्दर आगे कैसे लिखेंगे, ये आपने देखा होगा वेक्टर में, आपने पढ़ा होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या हो, कैसे निकालते हैं हम। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, क्या फॉर्मूला होता है, 2v sin θ/2, पता होगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे निकलता है, 2v sin θ/2। इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो इन दोनों वेलोसिटी का मेरे को क्या निकालना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है। यही तो है, अरे vf माइनस vi मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। फॉर्मूला क्या है, 2v sin θ/2। तो यहां पर पुट कर दीजिए, 2v sin θ इज 90 डिग्री, sin 90/2 कितना हो गया, sin 45 कितना होता है, 0 हाफ 1/√2। तो ये कितना निकल के आ गया, √2v निकल के आ गया। क्या है ये √2v, डेल्टा v इज व्हाट, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर की जरूरत मुझे क्यों पड़ी, क्योंकि v फाइनल माइनस v इनिशियल निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ी। तो ये क्या निकल के आ गया, ये आ गया आपका, ये
फोर्स ये निकल के आ गई। अच्छा, अब टाइम को भी फर्दर आपको निकालना पड़ेगा। टाइम क्या होता है? टाइम कितना होगा 1/4 रोटेशन के लिए? टाइम कितना होगा? पूरे सर्कल का डिस्टेंस टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? 2πr। 2πr तो पूरे का, तो 1/4 टाइम्स ऑफ 2πr। कोई दिक्कत? स्पीड कितनी है? u। स्पीड कितनी है? अरे स्पीड कितनी है? u से घूम रहा है। डिस्टेंस बाय स्पीड इज टाइम। डिस्टेंस बाय स्पीड 2πr, तो पूरे का 1/4 कितने का? 1/4 का 1/4 कर देंगे तो कितने का आ जाएगा? 1/4 रोटेशन का आ जाएगा। बाई स्पीड तो ये कितना निकल के आ गया? 2 1 2, 2 2 4, ये कितना आ गया? πr/2u आ गया टाइम। πr/2u आ गया टाइम। यहाँ पे चिपका दो तो आपका फोर्स ऑन अ पार्टिकल आ जाएगा। फोर्स ऑन अ पार्टिकल आ जाएगा। तो कितना आएगा? m√2 mv। को आप क्या पुट करोगे? πr/2u। 2u ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ लिखा, u यहाँ लिखा। u और v एक ही बात है, u और v एक ही बात है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं u को, इसको u बना देते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2√2 mu²/πr। ये आ गई आपकी फोर्स ऑन अ पार्टिकल। ये आ गई आपकी फोर्स ऑन अ पार्टिकल। ये बात समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? बस आपने क्या किया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया, वहां से टाइम निकाले, πr/2u। πr यहाँ लिखा, 2u ऊपर चला गया। और वैसे पहले क्या आया था? √2 mu आ रहा था। v को u कर लो आप। v को जहां मैंने v लिखा है वहां पे u कर लो, ठीक है? परेशान नहीं होना। v को जहां मैंने v करा हुआ वहां u कर लो, ठीक है? बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आपको निकालना है। अगर पार्टिकल पे फोर्स लग रही है, या मैं बोलूं कि पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रही है। फोर्स निकालने का एक ही तरीका है, उसका मोमेंटम में चेंज निकाल लो। मोमेंटम में चेंज निकलेगा मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहाँ का फाइनल मोमेंटम कितना और यहाँ का इनिशियल मोमेंटम कितना, दोनों का हिसाब किताब कर दो, आपके पास आंसर आएगा। बाकी बीच में उसको टाइम को लगाना मत भूलना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है? कितने टाइम में हो रहा है? टी टाइम में चेंज हो रहा है। तो टी टाइम कितना होगा? 1/4 के लिए टी टाइम कितना होगा? पूरे का कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया बाई यू की स्पीड से जा रहा है, तो टी टाइम हमारा निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमें फोर्स ऑन अ पार्टिकल निकालना है। अगर हाफ रोटेशन होता तो क्या करते? अगर हाफ रोटेशन होता, ध्यान से देखो, ये पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u ले लो, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पे u फाइनल होगी और ये u इनिशियल होगी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? अरे चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? मतलब u फाइनल माइनस u इनिशियल। कोई दिक्कत? अब की बार थीटा कितना है? अब की बार थीटा है 180 डिग्री। वही होता है। ये देखो ध्यान से, ये देखो थीटा कितना है? इनके बीच में 180 डिग्री है। एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, बीच में कितना थीटा? 180 डिग्री। तो आपको निकालना आता है रिजल्टेंट बोले तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर कैसे निकलेगा? 2u sin θ/2, ठीक है? 2 लिखा, u लिखा, साइन थीटा, साइन 180/2 है तो साइन 90 हो गया। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो डेल्टा u कितना आ गया? 2u आ गया। कितना आ गया? 2u आ गया। तो बस निकालना है आपको। फोर्स निकाल दो। यहाँ पे ये देखो, यहाँ दिख रहा है फोर्स। तो फोर्स ऑन अ पार्टिकल कितनी हो जाएगी? चेंज इन मोमेंटम मतलब m∆u/t। तो कितना हो गया? m हो गया, डेल्टा u कितना आ गया? 2u आ गया। टाइम कितना होगा? पूरे का टाइम t था, तो आधे का टाइम कितना होगा? चेक कर लेते हैं। 2πr पूरा, लेकिन पूरा नहीं करना, उसको हाफ करना है। डिस्टेंस बाय स्पीड कितनी है? u। तो कितना आ गया? ये πr/u आ गया। कितना आ गया? अरे पूरा कितना? 2πr होता है, लेकिन मुझे क्या करना है इस बार? हाफ का करना है। हाफ रोटेशन को तो 2πr को मैंने बाय 2 कर दिया। हाफ रोटेशन आ गया बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। तो टाइम आ गया πr/u को मैं ऊपर ले गया, तो ये कितना हो गया? m2mu²/πr। दिस इज योर आंसर, 2mu²/πr। क्लियर है? फोर्स ऑन अ पार्टिकल आ गई हाफ रोटेशन में, और इससे पहले निकाला था फोर्स ऑन अ पार्टिकल इन 1/4 रोटेशन। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है, तो फोर्स निकालनी पड़ेगी। फोर्स निकलेगी, आप उस पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम निकाल दीजिए, आपके पास फोर्स आ जाएगी। ठीक है? ध्यान से देखिए वीडियो में आगे क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है मोशन ऑफ अ रॉकेट। अगर मोशन ऑफ अ रॉकेट आपसे पूछा जाए कि ये किस लॉ की एप्लीकेशन है, तो आंसर होगा न्यूटन का थर्ड लॉ। लेकिन अगर हमें फोर्स निकालनी है
अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट को समझना है तो हम न्यूटन के सेकंड लॉ को इस्तेमाल करते हैं फोर्स को निकालने के लिए, एक्सेलरेशन को निकालने के लिए। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? न्यूटन का सेकंड लॉ हम इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को निकालने के लिए। क्लियर है बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ अ रॉकेट। मोशन ऑफ अ रॉकेट को आपको बड़े ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ अ रॉकेट, ध्यान से देखो। रॉकेट को चलाने के लिए, ऊपर लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। रॉकेट इस तरीके से कुछ होता है, दिखता है। जो गैसेस किस प्रिंसिपल पे काम करता है? एक्शन और रिएक्शन के प्रिंसिपल पे रॉकेट काम करता है। कैसे? रॉकेट के पीछे आपने देखा होगा गैसेस निकलती हैं। नीचे से क्या निकलती हैं? गैसेस निकलती हैं। जो गैसेस किस तरीके से निकल रही हैं? गैसेस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, गैसेस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या हो रही है? निकल रही हैं। गैसेस कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ निकल रही हैं। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से तो निकल रही हैं, लेकिन कांस्टेंट रेट से भी नीचे की तरफ निकलती हैं, जिसको मैंने बोला dm/dt। मतलब एक रेट, सपोज करिए 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम पर सेकेंड, कुछ ना कुछ अमाउंट से गैसेस क्या हो रही है? गैसेस क्या हो रही है? रॉकेट से निकल रही होती हैं। पता है ना, एग्जॉस्ट गैसेस बोलते हैं इनको। इस गैस को क्या बोला जाता है? एग्जॉस्ट गैसेस बोला जाता है। तो जो गैसेस का जो एक्शन हो रहा है, अच्छा ये नीचे निकल रही है, वेलोसिटी से निकल रही है, एक रेट से निकल रही है। ठीक है, तो कुछ फोर्स लगेगी, कुछ गैसेस के ऊपर कुछ फोर्स लगेगी। ठीक है, तो गैसेस के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? v dm/dt। ये बात समझते हो? न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है कितनी फोर्स लगेगी। जो गैसेस निकल रही हैं, जो गैसेस एग्जॉस्ट गैसेस जो निकल रही हैं रॉकेट से बाहर, उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी? v dm/dt लगेगी। ठीक है, इतनी बात समझते हो? वेलोसिटी कांस्टेंट है, किस रेट से गैसेस बाहर आ रही है वो भी कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो लगने वाली फोर्स गैसेस के ऊपर भी कांस्टेंट होगी। ये बात आपको समझनी होगी। लगने वाली फोर्स गैसेस के ऊपर क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये जो फोर्स है गैसेस के ऊपर, जो गैसेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है, इसको हम बोलेंगे एक्शन। एक्शन, ये एक्शन, ये जो एक्शन होगा गैसेस के ऊपर, एग्जॉस्ट गैसेस के ऊपर, ये क्या देगा? रॉकेट को अपवर्ड रिएक्शन देगा। रॉकेट को अपवर्ड रिएक्शन कहां से मिलेगा? यहां से ही अपवर्ड रिएक्शन मिलेगा। गैसेस के ऊपर लगने वाली फोर्स, गैसेस के ऊपर लगने वाली फोर्स रॉकेट को एक अपवर्ड रिएक्शन देंगी। ये देखो, बहुत तेजी से आपने दिवाली के टाइम पे आपने जब रॉकेट को जब बर्न करते हो तो रॉकेट में गैस का क्या होता है? गैस का एक्शन होता है नीचे की तरफ, इसी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। गैसेस का फास्ट एक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो एक्शन होगा ये क्या देगा? अपवर्ड रिएक्शन देगा। किसको? रॉकेट को। क्लियर है बात? अपवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? जितना एक्शन उतना क्या होता है? रिएक्शन होता है। जितना एक्शन उतना क्या होता है? रिएक्शन होता है। ये बात सब समझते हैं? यहां तक बात क्लियर है? अगर एक्शन कांस्टेंट है तो रिएक्शन भी कांस्टेंट होगा। अरे एक्शन आपने कांस्टेंट किया हुआ है, रिएक्शन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये एक्शन समझ में आ गया है ना? v dm/dt, न्यूटन का सेकंड लॉ याद करो। न्यूटन का सेकंड लॉ याद करो। v dm/dt कैसे आया? क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल नहीं है, वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो क्या होगा? लगने वाली फोर्स कितनी होती है? v dm/dt होगा, क्योंकि मास वेरिएबल है। मास वेरिएबल है, मास क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? ध्यान से समझ लो। रॉकेट है, ये रॉकेट है। रॉकेट में गैसेस होंगी, रॉकेट में क्या होगा? गैसेस होंगी। वो गैस भी क्या होगा? एक तरीके से मास होगा। रॉकेट का जो मास होगा उसमें क्या इंक्लूड होगा? गैसेस भी इंक्लूड होंगी। ठीक है, जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो गैसेस नीचे निकल रही होती है। गैसेस नीचे निकल रही है तो मास की फॉर्म में गैसेस बाहर आ रही है, तो कहीं ना कहीं रॉकेट का मास क्या हो रहा है? कम हो रहा है। रॉकेट का मास फिक्स नहीं होता है, रॉकेट का मास वेरिएबल होता है। ये बात समझनी होगी आपको। रॉकेट का मास कम हो रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है मास रॉकेट का कम हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि गैसेस उसमें से निकल रही होती हैं। गैसेस निकलेंगी तो मास कम होगा, और रॉकेट का मास क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। एक बात और समझो यहाँ पे, अगर रॉकेट का मास वेरिएबल है, ध्यान से समझना, रॉकेट का मास वेरिएबल है या रॉकेट का मास कम हो रहा है, ऊपर लगने वाली फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। ऊपर लगने वाली फोर्स कांस्टेंट है तो एफ नेट क्या होगा? अरे एफ नेट भी वेरिएबल होगा। समझ पा रहे हो? ऊपर लगने वाली फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन नीचे लगने वाला वेट क्या है? वेरिएबल है। अरे mg होगा ना, रॉकेट का वेट तो नीचे की तरफ ही लगेगा, वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। ऊपर लगने वाली फोर्स तो कांस्टेंट है, रिएक्शन इज कांस्टेंट, v dm/dt, रिएक्शन इज कांस्टेंट, तो एफ नेट क्या होगा? वेरिएबल होगा। क्यों वेरिएबल होगा? बिकॉज मास ऑफ अ रॉकेट इज वेरिएबल।
अरे मास कम हो रहा है, मास कम हो रहा है, मास कम होगा तो वेट भी कम होगा, लेकिन ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ फोर्स, अपवर्ड फोर्स कांस्टेंट है। इसका मतलब रॉकेट के अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है बात? तो अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली ड्राइव कर लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना होगा, मैथमेटिकली ड्राइव कर लेते हैं कि रॉकेट का एक्सेलरेशन होगा कितना, रॉकेट का एक्सेलरेशन कितना होगा। अच्छा, रॉकेट के एक्सेलरेशन को निकालने के लिए आप सब जानते हो, देखो ध्यान से, ठीक है। देखो रॉकेट का अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो दो तीन बातें ध्यान से समझो। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप लगाते हो F = ma, लेकिन F = ma कब लगता है, जब मास कांस्टेंट होता है। जब मास कांस्टेंट होता है तब ही आप F = ma लगाते हो, लेकिन यहाँ तो मास वेरिएबल है, आप कैसे लगाओगे। आपको करना क्या है, आप जो F निकालोगे, आप जो F निकालोगे वो एक इंस्टेंट के लिए निकालोगे। आप जो F निकालोगे वो एक इंस्टेंट के लिए निकालोगे। एक इंस्टेंट के लिए तो मास क्या होगा, कांस्टेंट आप ले सकते हो। अरे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए तो मास क्या होगा, रॉकेट का कांस्टेंट होगा। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए मास क्या होगा रॉकेट का, आप कांस्टेंट ले सकते हो और कांस्टेंट होगा भी। तो हम क्या करेंगे, एक इंस्टेंट के लिए निकालेंगे, इंस्टेंट के लिए निकालेंगे, एक्सेलरेशन भी इंस्टेंट के लिए निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, ma, कौन सा वाला, इंस्टेंट के लिए। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। निकाल दो। इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी, नेट फोर्स रॉकेट के ऊपर कितनी होगी, आप सब जानते हो नेट फोर्स कितनी होगी। अगर ये रिएक्शन अपवर्ड फोर्स अगर ज्यादा होगी वेट से, तभी रॉकेट ऊपर चलेगा। ऊपर जाने की कंडीशन क्या है, अगर अपथ्रस्ट फोर्स या फिर मैं बोलूं अपवर्ड फोर्स अगर वेट से ज्यादा होगी तभी ऊपर की तरफ जाएगा, तभी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा F अप माइनस में mg। ये मास भी क्या है, मास एक इंस्टेंट का है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखो, m लिखा और ये हो गया a, ये हो गया a इंस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं। अब a निकालना है आपको, a इंस्टेंटेनियस निकालना है। f अब कितना होगा, v dm by dt माइनस में mg। हमें क्या निकालना है, a निकालना है। इसको m को नीचे ले आएंगे, a इंस्टेंट आ गया, a इंस्टेंट यहाँ पे, ये क्या लिखा, v dm by dt माइनस में mg by m। ये आ गया आपका रिजल्ट। ए इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए आपने एक्सेलरेशन को डिफाइन कर दिया है, जहां पर m क्या लेंगे आप, m भी इंस्टेंट का लेंगे, m भी किसका लेंगे, इंस्टेंट का लेंगे। क्लियर है बात, समझ पा रहे हो। अगर आपको रॉकेट का आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो पर्टिकुलर इंस्टेंट का आप एक्सेलरेशन निकालेंगे। उस टाइम पे रॉकेट का मास क्या लेंगे, आप क्या लेंगे, इंस्टेंट लेंगे। कुछ ना कुछ मास वहां पे होगा, उसी मास को कंसीडर करके आपको क्या निकालना होगा, रॉकेट का एक्सेलरेशन निकालना होगा। रॉकेट का एक्सेलरेशन समझ पा रहे हो ना, क्यों होगा, क्योंकि अपवर्ड ऊपर की फोर्स ज्यादा है, नीचे का वेट क्या है, कम है, इसीलिए रॉकेट में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो। एक्शन है इसीलिए ये रिएक्शन है। जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा, जितना एक्शन होगा उतना ही क्या होगा, रिएक्शन होगा। क्लियर है बात, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन मास वेरिएबल है। क्यों मास वेरिएबल है, क्योंकि गैसेस उसमें से आउटफ्लो हो रही हैं। गैसेस आउटफ्लो होगी तो मास कम होगा, मास कम होगा तो मास वेरिएबल हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा हमारा, इस वजह से क्या हम देखेंगे कि हमें एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का हम मास लेके उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात। एक चीज और बताओ, मेरे को पूछा गया है क्वेश्चन में कि अगर इसको इफेक्टिव हमें काम कराना है, रॉकेट को इफेक्टिवली काम कराना है, तो आप एक्शन को ज्यादा चाहोगे, एक्शन को बढ़ाना चाहोगे। जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा। ये बात समझ पा रहे हो। तो इन दोनों फैक्टर में से किसको आप बढ़ाना पसंद करोगे। अरे किसको बढ़ाना आप चाहोगे, v को बढ़ाना चाहोगे, वेलोसिटी को, या dm by dt को, किसको बढ़ाना पसंद करोगे आप। डेफिनेट सी बात है, आप वेलोसिटी ऑफ गैसेस को बढ़ाना चाहोगे, वेलोसिटी ऑफ गैस को आप बढ़ाना चाहोगे। मतलब जो रॉकेट से निकलने वाली गैस है वो तेजी से निकलनी चाहिए। अगर तेजी से निकलेंगी तो फोर्स बढ़ जाएगी गैसेस की, गैसेस पे लगने वाली फोर्स बढ़ जाएगी, मतलब रिएक्शन बढ़ जाएगा ऊपर की तरफ। अगर आप dm by dt को बढ़ाओगे तो बहुत सारी गैसेस आपको निकालनी पड़ेगी, बहुत सारी गैसेस निकालनी पड़ेगी, मतलब वेस्टेज होगा, एक तरीके से एफिशिएंट नहीं होगा। समझ पा रहे हो। तो आप क्या करोगे, गैस की वेलोसिटी को बढ़ाओगे, गैस के रेट को नहीं बढ़ाओगे। आप ज्यादा, आप नहीं चाहोगे कि गैस ज्यादा निकले इसमें से। इसके लिए क्या लगाना होता है, हम एक
आउटपुट की तरफ यहाँ से जहाँ से गैसेस निकलती हैं वहाँ पर एक नोजल लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है गैसेस की वेलोसिटी बढ़ जाती है, गैसेस की वेलोसिटी बढ़ जाती है। जहाँ से गैसेस फ्लो हो रही होती है उसके एरिया को क्या कर दिया जाता है, बहुत कम कर दिया जाता है, जिससे गैसेस निकलेंगी वो एक स्पीड से निकलती हैं, वो एक स्पीड से निकलती हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नोजल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट, समझ पा रहे हो रॉकेट किस कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, रॉकेट कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, एक्शन और रिएक्शन के कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। निकालेंगे किस तरीके से, न्यूटन के सेकंड लॉ से हम उस फोर्सेस को निकालेंगे। न्यूटन के सेकंड लॉ हमें बताता है फोर्स कैसे निकाली जाती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास चेंज हो रहा है, तो v dm/dt हम निकालेंगे फोर्स के लिए। क्या निकालेंगे फोर्स के लिए, v dm/dt। समझ गए हो, तो ये होगा हमारा एक्सेलरेशन। समझ गए हो, क्लियर है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, v dm/dt माइनस में mg अपॉन में m। m इज व्हाट, m इज द मास ऑफ रॉकेट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए m इज द मास ऑफ अ रॉकेट। क्लियर है बात, क्योंकि गैसेज निकल रही हैं, मास तो वेरिएबल है रॉकेट का। क्लियर है बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। एफ नेट भी क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल होगा, एफ नेट भी वेरिएबल होगा, क्योंकि वेट हमेशा, वेट जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है वेट क्या हो रहा है रॉकेट का, कम हो रहा है। क्लियर है बात क्लियर है तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन है, रॉकेट का मास है 3000 kg, रॉकेट का मास दिया हुआ है 3000 kg। वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस मतलब Vg गिवन है आपको, Vg गिवन है। ये क्या गिवन है, ये गिवन है मास किसका, रॉकेट का मास हमें गिवन है 3000 kg। रेट एट विच, रेट ऑफ चेंज इन मास, रेट ऑफ चेंज इन मास, किस तरीके से मास कम हो रहा है रॉकेट का, वो हमें गिवन है dm/dt। dm/dt भी गिवन है, ठीक है। गैसेस किस रेट से निकल रही हैं ये हमें गिवन है, गैसेस किस रेट से निकल रही हैं वो हमें गिवन है। तो वो क्या हो गया, dm/dt हो गया, वो कितना है 150 kg/s की तरह स्पीड से गैसेस बाहर आ रही हैं। 150 kg एक सेकंड में इतनी गैस बाहर आ रही है। क्लियर है बात, इतनी बात समझ पाए। तो हमें निकालना है इनिशियल एक्सेलरेशन, जो स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन कितना होगा रॉकेट का, और एक्सेलरेशन आफ्टर 10 सेकंड। आप एक इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन बता सकते हो, आप इनिशियल में बता सकते हो और एक इंस्टेंट पे भी बता सकते हो। चलो दोनों को निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा है हमने, v dm/dt माइनस में क्या, माइनस में या प्लस में, ध्यान से देख लो, माइनस में है या प्लस में है, माइनस में है, माइनस में mg, माइनस में mg/m। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। इतनी बात समझ में आती है। इनिशियल में तो बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करें तो v क्या लेंगे, वेलोसिटी ऑफ गैसेस कितनी है 2 km/s। इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं 2000 मीटर/s। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस आ गई है। वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, अरे जो गैसेस रॉकेट से बाहर निकल रही है ये उसकी वेलोसिटी है। वही तो जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से गैसेस बाहर आ रही हैं, यही तो रिस्पॉन्सिबल है, यही तो रिस्पॉन्सिबल है रॉकेट के मोशन के लिए। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो वेलोसिटी होगी 2000, वेलोसिटी होगी 2000, ठीक है। उसके बाद dm/dt, किस रेट से वो गैसेस बाहर आ रही है, कितनी गैस पर सेकंड बाहर आ रही है, दैट इज 150, दैट इज 150। कोई दिक्कत नहीं। माइनस में mg, इनिशियल स्टेज पे इनिशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। इनिशियल स्टेज पे तो रॉकेट का मास 3000 ही होगा। अरे इनिशियल स्टेज पे रॉकेट का मास तो 3000 होगा। g की वैल्यू आप सब जानते हो 10 होती है, और m कितना हो गया 3000। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखो कितना आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 15 to 30, ये हो गया समथिंग 3 लाख हो गया। ये कितना हो गया 30,000 हो गया बाय 3000, ये आएगा 270 बाय 3000, 30 से 30 90 आ गया, 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज, इनिशियल जो एक्सेलरेशन होगा वो 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। जो आपका इनिशियल एक्सेलरेशन आया वो 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट्स वगैरह का थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। कैलकुलेशन का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई आपके। अब बोल रहा है एक्सेलरेशन निकालना है 10 सेकंड में। एक्सेलरेशन निकालना है आपको 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद आपको एक्सेलरेशन निकालना है। अब सब जानते
हो आपको एक्सेलरेशन निकालना है 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद। तो क्या होगा, परेशान नहीं होना है। वेलोसिटी तो वही है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। रॉकेट की वेलोसिटी ऑफ गैसेस, वेलोसिटी ऑफ गैसेस रॉकेट की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हम क्या लेंगे, 2000 लेंगे, ठीक है। जिस रेट से निकल रही है वो भी कांस्टेंट है, तो 150 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद रॉकेट का वेट क्या हो गया है, कम हो गया, क्योंकि गैसेस निकल चुकी हैं। कितनी गैस निकलेगी, 1 सेकंड में 150 kg गैस निकल रही है, 1 सेकंड में 150 kg गैस निकल रही है। तो 10 सेकंड में कितनी गैस निकलेगी, 1500 निकल जाएगी। 1500 गैस निकल जाएगी, तो बचेगी कितनी, 1500। यही पॉइंट समझने का है। 1500 बची, जी को आप सब जानते हो 10 होगा। अब मास कितना है इस टाइम, मास कितना है 10 सेकंड पे, रॉकेट का मास कितना होगा, दैट इज 1500। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये माइनस का साइन है, माइनस का, ये माइनस का साइन है, ठीक है। तो 1500 कितना आएगा, ये कितना आया, 285 बाय 1500 कितना आया, 15 वन जा 15, ये कितना बचा, 13 135, ये होगा 190। देखो एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन कितना हो गया हमारा, 190 हो गया। कब हो गया, एक्सेलरेशन आफ्टर 10 सेकंड की कहानी है। एक्सेलरेशन कितना हो गया, बढ़ गया। एक्सेलरेशन क्यों बढ़ गया रॉकेट का, क्योंकि वेट क्या हो गया है बॉडी का, कम हो गया है। रॉकेट का वेट क्या हो गया है, कम हो गया, क्योंकि मास क्या हो रहा है, मास क्या हो रहा है, उसमें से मास निकलता जा रहा है। गैसेस का मास क्या हो रहा है, उसमें से आउटफ्लो हो रहा है। तो इस वजह से क्या आप चेक कर पा रहे हो, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, देखो रॉकेट का बढ़ गया। इनिशियल एक्सेलरेशन कितना था, 90 था, लेकिन एक्सेलरेशन फिर बाद में कितना हो गया, 190 हो गया। समझ पा रहे हो, एक्सेलरेशन क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि नेट फोर्स क्या होगी, वेरिएबल होगी। नेट फोर्स वेरिएबल होती है रॉकेट में, क्यों होती है, क्योंकि मास क्या होता है उसका, कम होता रहता है। मास क्या होता है उसका, कम होता है। किसकी वजह से, क्योंकि गैसेस क्या होती है उसमें से आउटफ्लो होती है, आउटफ्लो हो रही होती है, ठीक है, आउटफ्लो होती है गैसेस, ठीक है। तो ये रॉकेट का कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है वीजी गिवन है, रॉकेट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। रॉकेट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट इज 0, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मास ऑफ रॉकेट 1000 दिया हुआ है, dm/dt पूछ रहा है। आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v dm/dt माइनस में क्या, mg/m, यही होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन रॉकेट का क्या बोल रहा है, वो 0 बोल रहा है। इसको पूरी टर्म को क्या कर दो, 0 कर दो, तो यहां से आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो ये इसको जब 0 करोगे तो क्या आएगा, v dm/dt इज इक्वल्स टू mg। कोई दिक्कत नहीं होगी। dm/dt निकालना है, तो dm/dt क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं, dm/dt कितना होगा, mg/v होगा। m कितना है यहाँ पे, m कितना है यहाँ पे 1000, g कितना होता है 10, v कितना है यहाँ पे, v कितना है, हमें v भी 1000 गिवन है। तो dm/dt कितना आ गया, 10 आ गया। dm/dt कितना आ गया, 10 आ गया, 10। dm/dt कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। क्लियर है बात, समझ पाए किस तरीके से करना है, यूनिट्स का कैलकुलेशन का आपको ध्यान देना है, ठीक है। बात समझ गए। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा ना, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये इस पूरी टर्म को 0 के इक्वल कर दो। ये यहाँ पर 0 हो गया, तो बचा क्या, v dm बचा, ये इधर आ जाएगा, तो प्लस का mg हो गया। बस dm/dt निकालना है, तो dm/dt क्या होगा, mg/v होगा। यही तो निकालना है, mg/v करना है इसको। क्लियर है, कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। बस कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो थोड़ा सा पेन आप घर पे भी चला के चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हो। क्लियर है बात, समझ गए हो बात को, बात समझ गए हो तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है न्यूटन का थर्ड लॉ। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई है वो हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है हर एक्शन के अपोजिट क्या होगा, रिएक्शन होगा। अगर कुछ एक्शन होगा तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हो। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में देखते हैं क्या क्या बातें हैं, क्या क्या जानकारी है।
कहता है एक्शन एंड रिएक्शन लॉ है, इट इज अ एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, ये आपको सब जानते हो। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल भी होता है और अपोजिट भी होता है, हर एक्शन का रिएक्शन क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। फिर कहता है कि विद कॉन्टेक्ट एंड विदाउट कॉन्टेक्ट। अच्छा, एक्शन एंड रिएक्शन जरूरी नहीं है कि कॉन्टेक्ट है तभी एक्शन होगा और रिएक्शन मिलेगा हमें, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। एक्शन रिएक्शन के लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। दुनिया में हर दो बॉडी के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है, अट्रैक्शन लगता है। ये बात आपको मैंने पहले पार्ट में बताई थी। हर दो बॉडी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, लेकिन इनके बीच में तो कांटेक्ट नहीं है। ये वाली जो बॉडी है इस बॉडी को उतने ही जितना अट्रैक्ट करेगी, ये वाली बॉडी भी इस बॉडी को उतना ही अट्रैक्ट करेगी। समझ पा रहे हो? एक बार और समझ लो, ये वाली बॉडी इस बॉडी पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जितना इस पे लगेगा उतना ही इस पे लगेगा। समझ पा रहे हो? एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। जितना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ पा रहे हो? एक्शन एंड रिएक्शन। कांटेक्ट कहां पर है? कोई कांटेक्ट नहीं है। क्लियर है बात? समझ गए बात समझ गए तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। नो टाइम गैप। नो टाइम गैप का मतलब क्या है कि एक्शन और रिएक्शन ऐसा नहीं है कि आज आपने एक्शन कर दिया और कल रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है। नो टाइम गैप, अगर जैसे ही एक्शन हुआ एकदम रिएक्शन बॉडी दूसरी बॉडी करती है एक साथ। बिल्कुल मैं कहूंगा कि अगर एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी साथ के साथ हो रहा है, एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी साथ के साथ ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक्शन आज हो गया फिर कुछ दिन बाद रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई टाइम गैप नहीं होता है एक्शन और रिएक्शन के बीच में। क्लियर है बात? अगली बात करते हैं, सिंगल फोर्स नॉट पॉसिबल। सिंगल फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती नेचर में, सिंगल फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती नेचर में। हमेशा जो फोर्स प्रेजेंट होगी वो एक्शन और रिएक्शन के पेयर में होगी, एक्शन और रिएक्शन के पेयर में होगी। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? कभी भी फोर्स सिंगल प्रेजेंट नहीं होगी, एक्शन और रिएक्शन के पेयर में ही फोर्स क्या होगी, हमारे नेचर में प्रेजेंट होगी, पेयर में ही प्रेजेंट होती है फोर्स। क्लियर है बात? सिंगल फोर्स नॉट पॉसिबल। सेम नेचर का एक्शन और रिएक्शन का जो नेचर होगा वो सेम होगा। एक्शन और रिएक्शन का नेचर सेम का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि एक्शन तो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऐसा नहीं है। एक्शन भी ग्रेविटेशनल होगा और रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल होगा। एक्शन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होगा। समझ पा रहे हो? एक्शन और रिएक्शन का नेचर सेम होगा। क्लियर है बात? अगला पॉइंट क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर। एक्शन रिएक्शन कैंसिल नहीं करते हैं। कैसे? ध्यान से समझो। सपोज ये बॉडी है, ये M1 है, ये M2 है। समझ पा रहे हो? M1 पे लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। एग्री करते हो? M2 पे लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरफ होगी। समझ पा रहे हो? ये एक्शन हुआ और ये क्या कह सकते हो आप, रिएक्शन हुआ। ऐसा नहीं है। अगर एक बॉडी को आप कंसीडर करोगे, सिंगल बॉडी को आप कंसीडर करोगे तो इस पे सिर्फ एक्शन हो रहा होगा या रिएक्शन हो रहा होगा। दोनों एक बॉडी पे नहीं लग सकते हैं, दोनों एक बॉडी पे नहीं लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बॉडी पे एक्शन हो रहा है और एक ही बॉडी पे रिएक्शन हो रहा है। नहीं, एक बॉडी एक्शन करेगी तो दूसरी बॉडी उसके ऊपर रिएक्शन करेगी। समझ पा रहे हो? अगर आप देखो ना, एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो एक बॉडी पे एक ही फोर्स लग रही है, एक ही फोर्स लग रही है। अगर इसको पूरा सिस्टम ले लेते हो आप, इसको पूरा सिस्टम कंसीडर कर ले, अगर इसको पूरा सिस्टम कंसीडर करते हो तब नेट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। तब नेट फोर्स जीरो होगी। एक सिंगल बॉडी पे या तो एक्शन हो रहा होगा या रिएक्शन हो रहा होगा। समझ पा रहे हो? अरे एक सिंगल बॉडी पे या तो एक्शन हो रहा होगा या रिएक्शन हो रहा होगा। अगर मैं इस वाली बॉडी की बात करूं M1 की, इसके ऊपर इसकी वजह से क्या हो रहा है? एक एक्शन हो रहा होगा। अरे ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, इसने एक्शन किया, इस वाले ने इसके ऊपर एक एक्शन कर दिया। ये क्या करेगा? इसके ऊपर ये एक रिएक्शन कर देगा, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, M1 भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ पा रहे हो? एक बॉडी पे एक्शन रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, एक्शन अगर उस पे एक्शन हो रहा है, इस बॉडी पे एक्शन होगा तो ये दूसरे वाली बॉडी पे रिएक्शन करेगा। क्लियर है बात? तो एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर। अब इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। ऑलमोस्ट हम सारी चीजें कवर अप कर चुके हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। कुछ जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसमें मेजॉरिटी चीज़ें हम एनएलएम में डिस्कस कर चुके हैं, जो आपके नीट और जेईई मेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप आराम से वीडियो को देखिए, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट है तो थोड़ा सा एफर्ट्स अपने पुट करिए, पेन और पेपर का इस्तेमाल करिए, डेफिनेटली चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी, ठीक है। तो आराम से वीडियो को देखिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
ठीक है, अपना ध्यान रखिए और आराम से अपनी पढ़ाई करिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।